वेबिनार मैंने हमारा आज का ट्रेनिंग भी मैंने 6:50 को शुरू कर दिया था, बट कहीं थोड़ा नेट प्रॉब्लम हुआ यहाँ पर, इसलिए रिस्टार्ट हुआ है वेबिनार। यस। गुड इवनिंग। वेलकम टू टुडेज 5th सेशन ऑफ ट्रेनिंग। अगर आपको मेरी आवाज ठीक से आ रही है तो प्लीज चैट में यस लिखें। या गुड इवनिंग स्वप्निल जी। गुड इवनिंग निमेश जी। गुड इवनिंग। थैंक यू किशोर जी। गुड इवनिंग पवन जी। ग्रेट। चलिए दोस्तों, आज का सेशन शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे सेल्स इस टॉपिक पर। जो रोल कनेक्टर, एडवाइजर या फ्रेंचाइजी का है, वो ऐसा रोल है जिसे हम मार्केटिंग, मेनली वो मार्केटिंग का रोल है। मार्केटिंग में भी हमने एक देखा कि मार्केटिंग का एक प्रमुख हिस्सा होता है प्रमोशन। वो प्रमोशन साइड में आपका रोल है मेन। उसके बाद प्रमोशन में भी हम जो अलग-अलग मेथड्स यूज़ करेंगे, उसमें जो यानी 2 मेन मेथड्स हमारे होंगे कि एक तो सोशल मीडिया मार्केटिंग, जो हमारे पर्सनल कॉन्टैक्ट्स और उसका एक नेटवर्क, हम पर्सनल नेटवर्क बनाते हुए करेंगे। और दूसरा होगा जो पेड प्रमोशंस भी हम करेंगे। तो उसमें जो ये सोशल मीडिया प्रमोशन है, इसमें आपका मेन एक्टिव रोल है। ये सारा करके एंड में हमको अचीव करना है सेल्स। तो इसीलिए अ, हमने आपको पहले से बताया है कि आपका रोल जो है वो मार्केटिंग एंड प्री सेल्स का है। तो सेल्स का जो है वो सेल्स की टीम होने वाली है, जो फुल टाइमर होगी, जो साइट पे जाकर काम करेगी। आपको आपके जो भी सोशल मीडिया आपके आप सोशल मीडिया का टूल यूज़ करते हैं, आपका स्मार्टफ़ोन, टैब, लैपटॉप, कंप्यूटर जो भी आपके पास आप रेगुलरली यूज़ करते हैं, उसे इस्तेमाल करके आपको काम करना है। आप कहीं से भी काम कर सकते हैं। बट ये जो सेल्स वाली टीम है वगैरह, हमने पिछले इसमें भी डिस्कस किया था। और बहुत बारिश हुई है पुणे में कल से। सुबह से आज रेगुलर बारिश चल रही है कंटिन्यूअसली। इसके कारण शायद नेट में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। यस। यस किशोर जी। मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, मैं बाहर चला गया था पूरा वेबिनार से। अभी मैंने मोबाइल नेटवर्क से जॉइन किया है, तो आई होप कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी मेरी आवाज़ आ रही है आपको दोस्तों? या थैंक यू। श्योर। या हुँ। लास्ट टाइम जब हम लास्ट सेशन में बात कर रहे थे कि कैसे सेल्स वाला पूरा टीम रहने वाला है, तब आप में से कुछ लोगों ने ये भी बोला था कि सेल्स में भी हम सपोर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल अच्छी बात है। उसको लेकर हम कैसा प्लानिंग कर सकते हैं, ये हम आपसे पर्सनली ज़रूर बात करेंगे हमारी तरफ से। और उसमें क्या, उसका क्या तरीका होगा, ये हम डिस्कस करेंगे। अ, वो एक बात रही। बट जैसे हमारा रोल एक्चुअल सेल्स का नहीं है, पर सेल्स की हमें समझ होनी चाहिए। हमको पता होना चाहिए, सेल्स के बेसिक्स हमको पता होने चाहिए। ताकि ओके, वॉइस कम आ रहा है आपको? अ,
हमेशा की तरह ही सेटिंग तो मैंने बदले नहीं हैं, फिर भी एक बार मैं चेक करता हूँ। देखिए अब शायद सही आ रहा होगा। या हाँ, तो जो मैं बोल रहा था कि सेल्स के बेसिक हमको पता होने चाहिए। उस पे चलो ज़रा आज बात करते हैं। वो टॉपिक आज का हमारा है सेल्स। जब भी देखिए मार्केटिंग या सेल्स की बात होती है, तो खासकर डेवलपिंग कंट्रीज़ जो है, वहाँ पे एक सेल्स प्रोफ़ेशन ऐसा बहुत रिस्पेक्टेबल नहीं माना जाता। यहाँ तक कि आप अगर ऑनलाइन भी एड्स वगैरह देखेंगे तो उसमें ये प बोला जाता है अ, सबको आवाज़ आ रही है क्या? बाकी किशोर जी को आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है, बट बाकी लोगों को आ रही है क्या? ताकि हमको पता चलेगा कि किशोर जी के यहाँ प्रॉब्लम है या ओवरऑल ही प्रॉब्लम है कोई। किशोर जी थोड़ा आवाज़ बढ़ाकर देखिए। देखिए बाकी लोगों को क्लियर आ रहा है, तो आपके साइड से ही कोई इश्यू हो सकता है। या देखिए स्वप्निल जी, शैलेश जी बोल रहे हैं कि क्लियर आ रहा है आवाज़। ओके, ओके। तो किशोर जी एक बार आप ऐसा कीजिए अ, आप आप हाँ, आप एक बार बाहर जाइए वेबिनार से और फिर से वापस आइए, फिर देखिए होता है क्या प्रॉब्लम सॉल्व। कभी-कभी ये हो जाता है प्रॉब्लम। ओके, हाँ। खासकर डेवलपिंग कंट्रीज़ में ऐसा एक कल्चर है कि हम सेल्स को बहुत रिस्पेक्टेबल ऐसा काम नहीं मानते। और हम देखते हैं कि यानी जैसा ऑनलाइन एड्स वगैरह भी आते होंगे, ऑनलाइन जो बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी का एड आपने भी देखा होगा। आप हमारे वेबिनार में आए और फिर आपको लगा कि ये सही चीज़ है, सही बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी है और आप में यस, ओके ग्रेट कृष्ण जी, सॉल्व हो गया इश्यू और फिर आपने वो डिसीज़न लिया। बट वैसे कई एड्स आपने देखे होंगे जिसमें वो बोलते हैं कि नहीं-नहीं आपको कोई सेल नहीं करना है। यानी सेल को लेकर उनको पता है कि अगर वो सेल करना है ऐसा बोलेंगे तो लोगों में एक नेगेटिविटी आएगी। उनकी कोई गलती नहीं है। बट सेल कर के बारे में अगर बोलेंगे कि आपको सेल्स में काम करना है तो एक नेगेटिविटी होती है। दूसरा हमको पता है कि सेल्स एग्ज़ीक्यूटिव के जॉब बहुत आते रहते हैं पेपर्स में, बट उसको उतने रिस्पॉन्स नहीं मिलते। अब ये ऐसा जो पूरा सोच है, ऐसा जो कल्चर है हम देखेंगे तो ये डेवलपिंग कंट्रीज़ भारत जैसी जो है वो पूरी डेवलप नहीं हुई है, उनमें ज़्यादा है। अब रीज़न उसके हमको पता है, एक तो ऐसा होता है कि वहाँ पे कुछ टारगेट होते हैं सेल्स के, तो उसके कारण लोग नहीं चाहते। यानी ऐसा भी होता है कि आपका वो आउटपुट ओरिएंटेड जॉब होता है, जिसमें आउटपुट डायरेक्ट गिना जा सकता है। इसके लिए लोग नहीं चाहते कि यानी लोग ऐसा काम चाहते हैं कि जिसमें उनका आउटपुट ठीक से क्लियरली चेक ना किया जा सके। तो ये भी कुछ कारण है, बट इसके अलावा कुछ ऐसे भी कारण हैं, यानी ये हो गए कि ये लोगों की गलत सोच हो गई। बट इसके अलावा ऐसे भी कारण हैं कि जैसे सेल्स वाले जो लोग होते हैं वो अ, कई बार उनको ऐसा लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, मुझे झूठ बोलना पड़ता है, मुझे गलत बातें बोलनी पड़ती है, मुझे लोगों को लुभाने के लिए कुछ गलत बोलना पड़ता है और वैसा वो करते भी हैं। तो ऐसा एक कल्चर है कि यानी जैसा मैं हमेशा वो या हम हमेशा अब तक भी बोला है, आपने सुना होगा कि हमको क्लाइंट को काटना है। इस तरह की एक सोच सेल्स वाले लोगों में हमको भी दिखती है और उसके कारण वो ओवरऑल प्रोफेशन या ओवरऑल जो वो जॉब है, उसको लेके एक नेगेटिविटी हमको दिखती है। बट यही अगर आप डेवलप्ड कंट्रीज़ में देखेंगे, जहाँ पे डेवलप्ड सिविलाइज़ेशन ज़्यादा है, डेवलप्ड इकोनॉमी है, वहाँ पे सेल्स वाले लोगों को बिल्कुल इस तरह से नहीं देखा जाता। सेल्स में काम करने वाले लोगों को बहुत रिस्पेक्टेबल समझा जाता है, उन्हें एक रिस्पॉन्सिबल जॉब वो कर रहे हैं ऐसा समझा जाता है और सेल्स करने वाला इंसान भी खुद को ऐसा समझता है कि मैं कोई रिस्पेक्टेबल जॉब कर रहा हूँ। इसमें ज़रूरत क्या होती है कि जब वही अगर आप यानी जॉब जो सेल्स का काम है, वो अगर आप एथिकली और अ, यानी ईमानदारी से करो या आप जिसे कहेंगे कि विथ ह्यूमैनिटी करो, तो फिर आपको वैसा नहीं लगेगा। तो वो रिस्पेक्टेबल भी लगेगा आपको। तो एथिकली करना है तो जो हम पहले से बोलते हैं एथिक्स की कई बार हम बात करते रहते हैं, तो उसमें क्या है कि प्रोडक्ट अच्छे से चेक कर लो, वो बहुत ज़रूरी है। और वो प्रोडक्ट चेक करने में
जो आपको प्रोडक्ट मिलने वाले हैं, वो रियल एस्टेट के मेनली होंगे। इसके अलावा हमको पता है कि हम डिजिटल कोर्सेज़ या ऐसे कोई एम्पावरमेंट के भी प्रोडक्ट लोगों को देंगे। तो वो भी पूरे वेटेड और प्रॉपर्ली चेक प्रोडक्ट्स होंगे। तो ये तो एक पहले से ही होने वाला है। तो जो भी प्रोडक्ट प्रो पार्टनरशिप नेटवर्क के थ्रू, प्रो पार्टनरशिप प्रोग्राम के थ्रू आपके पास आएगा, वो प्रॉपर्ली चेक्ड होगा, प्रॉपर्ली वेटेड होगा और इसलिए उसके लिए अगर कोई सेल्स करता है, उसके लिए अगर सेल्स में हम कोई मेहनत लेते हैं, लोगों को कन्विंस करने के लिए थोड़ा उनको फोर्स भी करते हैं, तो भी आप देखोगे कि ओवरऑल उनका फ़ायदा होने वाला है। हम देख रहे हैं कि विन-विन सिचुएशन हो। हमारा फ़ायदा हो, हमें बिज़नेस मिले, हमें एम्प्लॉयमेंट मिले, काम मिले, इनकम मिले, बट जो क्लाइंट है हमारा, उसका भी फ़ायदा हो, ये हम सोच के ही करते हैं। और वही ऐसा क्योंकि इस तरह से काम करोगे, एथिकली काम करोगे, इंसानियत से काम करोगे, तो फिर वो प्रॉब्लम या नेगेटिविटी हम में नहीं आएगी और सेल्स को हम एक अच्छा करियर मानेंगे। अब सेल्स में सिंपल सी बात है कि सेल्स इट इज़ लाइक द अगर ये पूरा अगर बिज़नेस है हमारा, है ना? तो बिज़नेस में आप देखोगे कि मार्केटिंग से क्या होता है? तो मार्केटिंग यानी जड़ें हो गई वो बिज़नेस की, कि जिससे लोगों तक हम पहुँचते हैं। यानी जैसे पेड़ को जो मेन सारा न्यूट्रिशन मिलने वाला है, वो ज़मीन से मिलता है एक तरह से। तो यानी ज़मीन से तो एक आता है, दूसरा लीव से भी आता है, बट तो ज़मीन से जो न्यूट्रिशन आने वाला है, उसको हम पकड़ सकते हैं कि मार्केटिंग है। पानी जो बहुत ज़रूरी होता है, वो वहाँ से आने वाला है। तो ये है मार्केटिंग, तो मार्केटिंग जितना अच्छा करोगे, उतनी वो पेड़ की जड़ें मजबूत हुई। बट मार्केटिंग से जो भी न्यूट्रिशन आया, यानी मार्केटिंग से जो भी पोटेंशियल बिज़नेस तैयार हुआ, बिज़नेस का पोटेंशियल बना, उसे एक्चुअल बिज़नेस में कन्वर्ट करने का काम सेल्स को करना है। हाँ, तो यस मार्केटिंग का एक पार्ट जैसा हमने कहा कि अ, अवेयरनेस क्रिएशन है, कहीं न कहीं नीड रियलाइज़ेशन है, कहीं न कहीं वांट क्रिएशन है, डिज़ायर क्रिएशन है, ये सारे मार्केटिंग के काम हैं, है ना? डिमांड क्रिएशन है, इन द एंड हमको डिमांड चाहिए, डिमांड यानी एक्चुअल में लोग वो खरीदने को तैयार भी हैं और उनके पास उसके लिए पैसा भी है, पैसा लेकर वो ख तैयार बैठे हैं। वो जो डिमांड हमको तैयार करनी है, उसके लिए जो सारी चीज़ें करनी है, उसको हम मार्केटिंग बोलते हैं। बट ये सब हुआ उसके बाद ये जो पोटेंशियल मार्केट बना, ये पोटेंशियल बिज़नेस तैयार हुआ, पोटेंशियल कस्टमर्स बने, उसको कन्वर्ट करना है हमको सेल्स में और वो सारा सेल्स का काम होता है। तो ये एक तरह से ऐसा हो गया, ये जो न्यूट्रिशन के लिए इतने रूट्स तैयार हुए, ये जो भी न्यूट्रिएंट्स लाएँगे, वो स्टेम के थ्रू जाएँगे ऊपर में। तो सेल्स वो चीज़ है, वो स्टेम है उस झाड़ का। दूसरा वो स्टेम ये भी करती है, दूसरा वो पूरा बैकबोन जैसा है, एक इंसान का जैसे बैकबोन होता है। उससे पता चलेगा वो पेड़ कितना बड़ा होगा। वो स्टेम कितनी ऊँची जाएगी, उस यानी पेड़ कितना ऊँचा होगा ये डिपेंड करेगा उसकी स्टेम कितनी मज़बूत है। उसकी स्टेम कितनी ज़्यादा बड़ी हो सकती है, ताकतवर हो सकती है। तो इस तरह से हम देखेंगे तो सेल्स ये बहुत इम्पोर्टेंट हमको पता है कि टॉपिक है। फिर सेल्स की जो ब्रांचेस हैं, इसके बाद वो बिज़नेस में अलग-अलग ब्रांचेस होती हैं, उसके लीव्स को हम उनको हम ब्रांचेस यानी डिपार्टमेंट्स हो गए अलग-अलग किसी बिज़नेस में और लीव्स जो है वो समझिए कि एम्प्लॉयी हो गए, कि जो ये सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, फिर इनको भी पचाना और इनका भी खाना बनाना जो लीव्स काम करते हैं फोटोसिंथेसिस का वगैरह, वैसा काम फिर एम्प्लॉइज़ भी करते हैं। तो बराबर? बट इसकी शुरुआत जो हम देखते हैं तो मार्केटिंग से होगी और सेल्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंड होगा, वो पेड़ कैसा आगे बढ़ता है, कैसे ग्रो हो पाता है ये। सेल्स विल प्रोवाइड बजट्स टू ऑल द डिपार्टमेंट्स बराबर? ये जो भी अलग-अलग डिपार्टमेंट्स को आपको काम करने के लिए लोग लगते हैं, वहाँ पे जो भी खर्चे होते हैं, वो सब कहाँ से आने वाले हैं एंड में? तो सेल्स में से आने वाले हैं। वो सारा बजट सेल्स प्रोवाइड करने वाला है, बराबर? अदर ये तो हम बात कर चुके हैं और सिंपल सी बात है, ये अगर स्टेम अप की अगर स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, तो ये पूरा पूरा पेड़ बढ़ ही नहीं पाएगा या बढ़ भी गया और बाद में वो स्टेम वीक हो गई, तो वो धराशायी हो जाएगा, वो गिर जाएगा। तो हम समझ सकते हैं सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है किसी भी बिज़नेस का। विदाउट सेल्स ऑल एफर्ट्स ऑफ द बिज़नेस विल गो टू वेस्ट। आपने बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाया, आपने बहुत अच्छा मार्केटिंग किया, मार्केटिंग में लोगों तक बहुत अच्छा अवेयरनेस तैयार किया, अच्छी डिमांड क्रिएट की, पर अगर उसमें से सेल्स नहीं हुआ, तो वो सब वेस्ट हो गया। आपका प्रोडक्ट भी नहीं जा रहा है लोगों तक यानी हम क्या करते हैं? हम जो लोगों की सारी ज़रूरतें होती हैं,
लोगों के जो यानी ज़रूरतों में हम बोलेंगे डिमांड्स होते हैं, वांट्स होते हैं, नीड्स होते हैं, वो जो भी होते हैं, तो वो पूरा करने के लिए हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं, गुड्स बनाते हैं या सर्विसेज़ तैयार करते हैं और वो लोगों तक पहुँचेंगी तभी जब सेल्स होगा। सेल अगर नहीं हो रहा है तो वो चीज़ें पहुँचेंगी ही नहीं। प्रोडक्शन कर लिया, डिस्ट्रीब्यूशन होगा ही नहीं अगर बिज़नेस नहीं हुआ तो। खाना बन यानी जैसा हमारे देश में भी हमको पता है कि ग्रेन बहुत बन जाता है, वो गोदामों में पड़ा खराब हो जाता है कई बार, बट भूखमरी से भी बहुत लोग मरते रहते हैं रोज़। ये तो गलत हो रहा है ना कुछ तो भी। तो वैसी ही बात बिज़नेस में हो जाएगी, आपने पूरा प्रोडक्शन बना लिया, पूरा बिज़नेस खड़ा कर दिया, प्रोडक्ट आपके पास है, सर्विसेज़ आप दे सकते हो बट सेल नहीं हो रहा है आपसे। तो फिर बाकी सारा धरा का धरा रह जाएगा, वो कभी कंप्लीट बिज़नेस वो बिज़नेस ही नहीं कहला पाएगा, बराबर? इसमें और एक बात कि ऑल बिज़नेसमैन यानी बिज़नेस ओनर्स मोर देन 90% ऑफ देम हैव स्टार्टेड देयर करियर इन सेल्स और इसी के कारण आप देखोगे कि 90% से ज़्यादा जो बिज़नेस ओनर्स होते हैं दुनिया के, वो कहीं न कहीं उन्होंने शुरुआत 90% से ज़्यादा लोगों की शुरुआत सेल्स से होती है और इसी को दूसरे शब्दों में बोलते हैं 2% टू 20% थ्योरी। तो 2% का मतलब क्या होता है? तो नॉर्मली जो सेल्स वाला इंसान होता है, सेल्स करने वाला आदमी होता है, जो ओवरऑल प्रोडक्ट होता है, उसके अराउंड 2% वगैरह उसको मिलता है। यानी जो प्रोडक्ट का जो टोटल सॉरी प्राइस है, उसमें उसका हिस्सा 2% का होता है और 20% यानी जो बिज़नेस ओनर का नॉर्मली प्रॉफिट होता है, जो वो पूरी कंपनी को ओन करता है, उसका जो प्रॉफिट होता है, वो अराउंड 20% के आसपास होता है। तो ऐसा वही इसीलिए बोलते हैं कि स्टार्ट एज़ अ सेल्स पर्सन तो 2% पे काम करना शुरू करो और फिर 20% पे जाओ आगे जाकर। तो स्टार्ट एज़ अ सेल्स एजेंट एंड देन बिकेम द बिज़नेस ओनर। तो इसी हिसाब से कई मोस्ट ऑफ द बिज़नेसेस चलते हैं, ये हमको दिखता है और इससे और एक बार हमको अंडरलाइन होता है कि सेल्स कितना ज़रूरी चीज़ है। जैसा हमने कहा कि मार्केटिंग भी बहुत ज़रूरी है, उसके लिए भी बहुत दिमाग लगता है, सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। आर-एन-डी करना है, प्रोडक्ट अच्छा बनाना है, प्रोडक्शन करना है, उसका फिर कस्टमर सर्विस देना है, ये सब ज़रूरी है, सही बात है। पर अगर सेल्स ठीक से नहीं हो रहा है, तो बाकी कोई चीज़ किसी काम की नहीं। इसके लिए सेल्स को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस आ जाता है। ऑब्वियसली एट द एंड सेल्स जो होता है वो पैसा लाता है कंपनी में। बाकी सारी चीज़ों के जो खर्चे होते हैं वो कहीं न कहीं ओवरहेड्स होते हैं। यानी वो खर्चे रेगुलरली होने वाले हैं कंपनी के पर उससे पैसा जाता है इन अ वे। प्रोडक्ट बनाने में ही जाता है, बट जाता है। तो इस कारण भी हमको पता है कि सेल्स को सबसे इम्पोर्टेंस होता है बिज़नेस में और वो किसी भी बिज़नेस के वो मेन जिसे हम बोलेंगे स्टेम है या रीढ़ की हड्डी है उस बिज़नेस की। एक और अच्छा एक्सरसाइज़ आप ये जानने के लिए कर सकते हो कि क्योंकि हम बिज़नेस एक एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं, एक बिज़नेस करना शुरू कर रहे हैं। आप में से कुछ लोग पहले से बिज़नेस करते आ रहे होंगे, फिर भी एक एक्सरसाइज़ की जा सकती है कि अ, आप जो आपके पसंद के बिज़नेसमैन हैं, आपके पहचान के होंगे, आपके आस-पास में होंगे, आस-पड़ोस में होंगे, जो खुद का बिज़नेस करते हैं, ऐसे लोगों की क्या स्टोरी है? उनकी लाइफ़ स्टोरी क्या है? इसमें लाइफ़ स्टोरी इसलिए बोल रहे हैं कि केवल बिज़नेस की स्टोरी पूछोगे तो वो अलग हो जाती है। बट लाइफ़ स्टोरी जिसमें मेन हिस्सा उनके बिज़नेस का ही होगा, ये ज़रूर जान लीजिए। ये अच्छी एक्सरसाइज़ है करने जैसी, वो कर लेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, ये लोग सेल्स से शायद मेजॉरिटी लोगों ने शुरू किया है और सेल्स का उनका अनुभव कैसा रहा है। तो सेल्स इज़ समथिंग व्हिच वी शुड नो। मार्केटिंग में भी काम करना है तो वी शुड नो हाउ सेल्स इज़ डन। भले ही हमको यहाँ पे जो हमारा कनेक्टर अ, एडवाइज़र एंड फ्रेंचाइज़ी का रोल है, उसमें सेल्स ही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सेल्स में आपको सपोर्ट करना है। आपका रोल यहाँ पे सपोर्टिंग का है। आप सपोर्टिंग नहीं करोगे तो भी सेल्स वाले जो लोग हैं, उनका मेन इनकम सेल्स से आने वाला है, तो वो सेल्स करने ही वाले हैं। जो आपके थ्रू मार्केटिंग के उनके पास लोग जाएँगे वो, कस्टमर जाएँगे। पर आप देखोगे कि जितना आप सपोर्ट करोगे, उतना ही उनका भी रिज़ल्ट बेटर होगा। तो ओवरऑल आपके भी मार्केटिंग में से जितना रिजल्ट आने वाला है, वो आपके सपोर्ट से बढ़ेगा। इसलिए जितना आप एक्टिव हो सकते हैं, उतना ज़रूर होइए। आप में से कुछ लोग जैसे बोल रहे हैं कि हम सेल्स में भी सपोर्ट पूरा कर सकते हैं, तो बिल्कुल उसके लिए भी कैसे रोल डिज़ाइन हो सकता है, वो हम डिस्कस करेंगे। यानी वो दूसरा रोल भी अगर आप करना चाहते हो, तो वो भी बात हो सकती है। ठीक है? चलो, अब सेल्स प्रोसेस को ज़रा शॉर्ट में समझ लेते हैं कि क्या-क्या होती है। तो ऑब्वियसली
अब ये सेल्स प्रोसेस की जो बात चल रही है, वो हम अगर एक्चुअली किसी को मिल रहे हैं और वहाँ पे सेल्स कर रहे हैं, इसकी बात है। इसी को हम जब हम अब ये प्रोसेस जो होती है, देखिए अब कैसी है कि एक मीटिंग में वो पूरी बातें आप करने वाले हो, उसकी मैं प्रोसेस बता रहा हूँ। बट रियल एस्टेट में हमको पता है कि इट इज़ नॉट ऑन द काउंटर सेल। आप किसी से मिले और जाके सेल किया, इस तरह से वो नहीं काम होता है। ये काम कई दिनों तक चलने वाला है, यानी ये 15 दिनों से लेकर तो 3 महीने तक चलने वाली पूरी प्रोसेस होती है सेल्स के बारे में, रियल एस्टेट के बारे में। तो ऐसे में आप देखिए तो ये जो स्टेप्स हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे, ये डिस्ट्रीब्यूट होने वाली है अलग-अलग मीटिंग्स में। यानी कुछ चीज़ें फ़ोन कॉल से होंगी, कुछ चीज़ें आपके मैसेजेस से होगी, कुछ चीज़ें अ, जो सेल्स वाले लोग हैं उनसे बात करेंगे, कुछ चीज़ें वो एक्चुअल फिज़िकली वो साइट विज़िट करेगा कस्टमर। तो यहाँ पे जो हम सेल्स के प्रोसेस की अलग-अलग स्टेप्स डिस्कस कर रहे हैं, वो एक ही मीटिंग में नहीं होने वाले, अलग-अलग मीटिंग में होने वाले हैं। मैं प्रेज़ेंट आपको एक मीटिंग की तरह कर रहा हूँ क्योंकि उस तरह से उसको हम समझ सकते हैं, सीख सकते हैं इसके लिए। तो क्या-क्या प्रोसेस हो रही है इसको समझिए। प्रोसेस हो रही का मतलब कस्टमर के दिमाग में क्या हो रहा है इसको समझिए। जो पोटेंशियल क्लाइंट है उसको हम कैसे आगे लेके जा रहे हैं इस बात को समझ लीजिए। सेल्स का प्रोसेस जो है वो उसका बेसिक वो है कि क्लाइंट को हम कैसे वहां तक लेके जा रहे हैं कि सेल कंप्लीट हो जाए, क्लोजिंग हो जाए। तो ये हमको सोचना है। ये एक मीटिंग में नहीं होगा, ये अलग-अलग एक तरीके से नहीं होगा हमारे काम में, वो अलग-अलग तरीकों से होगा, शायद अलग-अलग मीटिंग्स में होगा। प्रोसेस यही चलेगी बट उसका एग्ज़ीक्यूशन अलग तरह से होता जाएगा। वो ज़रा समझ लेते हैं। तो स्टेप 1 ऑब्वियसली आप किसी से भी मिलते हो, अपना इंट्रोडक्शन देते हो। तो इंट्रोडक्शन के पहले आप ऑब्वियसली आप हाय, हेलो जो भी गुड मॉर्निंग आप जो भी हमारे प्लेज़ेंट्रीज़ हम एक्सचेंज करते हैं, वो करेंगे। उसके बाद में कुछ आइस ब्रेकर ऐसा अगर हम डाल पाएँ, ये हमारी आइस ब्रेकर कोई हम कर पाएँ। जैसे आइस ब्रेकर नॉर्मली कैसे होता है, "अरे कैसे हैं सर आप? आजकल बहुत बारिश चल रही है।" थोड़ा मौसम के बारे में हम बात करते हैं, ये नॉर्मल लोगों का आइस ब्रेकर होता है। एक और आइस ब्रेकर हो सकता है, आप भी अगर आपके कोई आइस ब्रेकर यानी कभी कहीं किसी आप नए इंसान से मिलते हो, तो उसके साथ थोड़ा आप घुल-मिल जाने के लिए किस तरह की बातें करते हो? आप भी सजेस्ट कर सकते हो चैट में। या फिर दूसरा आइस ब्रेकर हो सकता है थोड़ा एप्रिशिएट करना दूसरे को कि अरे बढ़िया लग रहे हो, सर आपका शर्ट बहुत बढ़िया है या जो भी। अ, उस तरह से आप कुछ आइस ब्रेकर इस्तेमाल कर सकते हो। तो एप्रिसिएशन इज़ आल्सो अ वेरी गुड आइस ब्रेकर। कुछ लोग लोकल जो भी उनका जैसे हमने एक बात पिछले मार्केटिंग में देखी थी कि कहीं न कहीं रैपो बिल्ड करना होता है। तो रैपो बिल्ड करने का ही ये छोटा-सा हिस्सा है आइस ब्रेकर। तो कुछ लोग रैपो बिल्ड करते वक़्त या आइस ब्रेकिंग करने के लिए वो कहाँ से है दूसरा इंसान? आप ओरिजिनली कहाँ से हो? वैसा भी कोई कनेक्शन जोड़ते हैं कि अच्छा हाँ, मैं भी वहीं से हूँ या मैं वहाँ पे गया था वगैरह, वगैरह, वगैरह। तो देखिए एक आइस ब्रेकिंग आपने किया। अब देखोगे आप तो कुछ लोग ये सारी चीज़ें अपने आप करते हैं। है ना? वो सेल्स वाले होते हैं, वो मार्केटिंग वाले होते हैं और उनको ये आदत पड़ जाती है इस तरह से, उन्होंने शायद सोचा नहीं होता कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ। बट ये अपने आप भी हो जाता है कुछ लोगों के साथ में। बट और कई लोगों का ये सब किए बिना भी काम होता है। बट ये कैसा हो गया है? यानी अब जैसा आप अगर क्रिकेट खेलते होंगे तो आपको पता होगा कि जो क्रिकेट का बाय द बुक खेलना है, वो खेलोगे तो आपके जीतने के या अच्छी बैटिंग करने के चांसेस बढ़ते जाएँगे, आपके आउट होने के चांसेस कम होते जाएँगे। बराबर? उसमें कोई तेंदुलकर होगा जिसको बहुत ज़्यादा सीखना नहीं पड़ेगा, जल्दी से आ जाएगा, उसी बेसिक्स पे वो बहुत सोचे बिना अपने आप वैसा करने लगेगा। उसमें कोई सहवाग होगा जो सारे बेसिक तोड़ के या कोई विवियन रिचर्ड्स होगा जो सारे बेसिक्स के खिलाफ जाकर भी बहुत अच्छे रन बना लेगा। बट मेजॉरिटी फ़ायदा कहाँ पे होगा, जब वहाँ पे वो राहुल द्रविड़ है जो मेहनत करके वो सारी प्रोसेस को ठीक से यूज़ कर रहा है, तो उससे वो ज़्यादा स्टेडी रिज़ल्ट ला पाता है। तो ये सोचने की बात है या ये हम बोलना चाह रहे हैं। तो वैसी बात है। तो ये सारी प्रोसेस जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, वो ऐसा नहीं कि हर कोई सोच समझ के करता है। ऐसा भी है कि कुछ लोग ये सारी प्रोसेस ना करके भी अच्छे रिजल्ट लाते हैं। पर ये प्रोसेस अगर हम इस्त उन्होंने अगर ये पूरी प्रोसेस इस्तेमाल की जो अच्छे रिजल्ट ला रहे हैं, तो उनको उतने ही अच्छे रिजल्ट आएँगे या बेटर भी रिजल्ट आ सकते हैं। ये यहाँ पे कहने की बात है। तो इस तरह से यानी ये मैंने बताना चाह रहा हूँ कि आपको ऐसा ना लगे कि हम कोई आर्टिफिशियल चीज़ कर रहे हैं। देखिए, हम ये जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं लोगों के साथ में,
हम लोगों से बात कर रहे हैं मार्केटिंग के लिए, सेल्स के लिए। ये कोई हमारी एज़ अ फ्रेंडली तो बात नहीं है उनके साथ में, है ना? ये कम्युनिकेशन के पीछे वी वांट सम आउटपुट। आउटपुट नॉट इन ओनली द टर्म्स ऑफ मनी, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ मनी। यहाँ पे जब हम आउटपुट की बात कर रहे हैं तो हमको वो काम के लिए हम बात कर रहे हैं, हम प्रोफेशनली उनसे बात कर रहे हैं। ये मेरे कहने का मतलब है। तो ऐसे में वी वांट विथ एवरी मीटिंग वी वांट टू वी वांट टू टेक क्लाइंट टू सम अदर प्लेस, यानी थोड़ा उसको हमको डेवलप करने के लिए हम कर रहे हैं सारी चीजें। ठीक है? ठीक है, तो आइस ब्रेकर्स यूज करें। फिर एक सेल्फ इंट्रोडक्शन खुद का शॉर्ट में 1-2 मिनट में देने की हमको आदत होनी चाहिए। तो मैं क्या-क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, आपसे क्या बात करने वाला हूँ वगैरह। शॉर्ट में आप कंपनी के बारे में बता सकते हैं, प्रो रियल्टी कंसल्टेंट्स के साथ में आप काम कर रहे हैं या तो उसके बारे में बता सकते हैं। और प्रोडक्ट यानी क्या, तो प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में नहीं बताना है यहाँ पे, बट मैं किस बारे में बात करने वाला हूँ, फील्ड कौन-सा है, उसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो इस तरह से क्विकली और इफेक्टिवली कस्टमर्स को एंगेज करना। इंट्रोडक्शन ये पूरा चीज़ 1 मिनट में, 2 मिनट में हो जानी चाहिए, ऐसा इसके पीछे एक सोच होती है। शॉर्ट में हो जाए, अपना क्योंकि प्रोसेस ही लंबा होने वाला है तो थोड़ा ज़्यादा वक़्त दिया तो चलेगा, बट शॉर्ट में करने की हम कोशिश करें। सेकंड, रैपोर्ट एस्टेब्लिशमेंट। तो जैसा हमने कहा था कि रैपो बिल्डिंग शुरू किया आइस ब्रेकर से, और बाकी जो अब तक इंट्रोडक्शन दे रहे थे वो भी रैपो बिल्डिंग का ही एक हिस्सा था। एंड में हमको चाहिए कि एक थोड़ा रैपोर्ट उनके साथ हमारा पैदा हो, एक कनेक्शन तैयार हो उनके साथ में, एक अपनापन उनके हमारे और अपने उनके बीच में तैयार हो। तो रैपो बिल्डिंग के लिए शुरुआत की जा सकती है थोड़ा क्लाइंट का इंट्रो ले, कि आप क्या करते हैं, आप अच्छा कहाँ से हैं? तो उनकी शॉर्ट्स में स्टोरी, अच्छा आपने क्वालिफ़िकेशन क्या किया? अच्छा फिर पढ़ाई कहाँ से की? वगैरह-वगैरह। फिर आप क्या जॉब करते हैं? वगैरह। अभी क्या पोस्ट है? जो भी आप पूछ सकते हैं वो। तो उनकी लाइफ़ स्टोरी उनको आप इस तरह से सवाल पूछते रहोगे तो वो बताने को उनको भी आसान होगा। अब हम बोलोगे कि हम तो बताने के लिए आए थे क्लाइंट को और ये क्या लाइफ़ स्टोरी पूछ रहे हैं? देखिए, पिछले इसमें हमने मार्केटिंग में डिस्कस किया था या कम्युनिकेशन में हमने डिस्कस किया था। कम्युनिकेशन, ये जो मार्केटिंग एंड सेल्स वाला कम्युनिकेशन है, मेनली सेल्स में तो और भी ज़्यादा, वहाँ पे 30% आप बोल रहे हो और 70% क्लाइंट बोल रहा है। ऐसा अगर हो पाया, तो दैट इज़ बेस्ट सेल्स कम्युनिकेशन। तो इसमें जब आप सवाल पूछते हो, तो आप केवल एक सेंटेंस बोलते हो और बाद में वो उसके जवाब देने वाले हैं। तो इस तरह से वो आप अचीव करते जा रहे हो, उनको बोलता कर रहे हो। तो उनको इंटेलिजेंट सवाल पूछे, वो जो भी बोल रहे हैं, उससे जुड़े सवाल उनसे पूछे, तो ध्यान रहेगा। उनको भी पता चलेगा हाँ, आप सुन रहे हो, आप ऐसे ही बोल नहीं रहे हो। आप एक्चुअल में उनसे बात कर रहे हो। एप्रिशिएट देयर अचीवमेंट्स, जो भी लाइफ स्टोरी में उनके अचीवमेंट्स रहे। देखिए फिर से शुरू में भी हमने एप्रिशिएट किया था, यहाँ पे भी एप्रिशिएट कर रहे हैं। अब ये कोई ट्रिक नहीं है, ये कोई बदमाशी नहीं है एप्रिशिएट करना। ये हमको आदत लगनी चाहिए धीरे-धीरे, कि अगर हम एक-दूसरे को एप्रिशिएट करेंगे हर काम के लिए, अच्छा जो भी हम काम करते हैं, तो सभी को अच्छा लगेगा ना। उसके लिए कोई खर्चा नहीं होता है अलग से। वही चीज़ को हम या ठीक है यार उसका तो काम था उसने किया, ऐसे भी ले सकते हैं। जैसा घर में होता है, घर में समझो हमारे यहाँ पे कोई घर में अगर माँ खाना बनाती है, घर में अगर बीवी खाना बनाती है, जो भी हस्बैंड खाना बनाता है, वो बस हाँ, उसका तो काम ही है बनाना, उसमें क्या हुआ? ऐसा भी सोच सकते हैं। और उसी को कि नहीं, मेहनत से इतना बनाया है, हमको बाकी जो हम काम करते हैं प्रोफेशनली उसके लिए पैसे मिलते हैं। यहाँ पे जो हम इतना बड़ा काम होता है दिन भर का, फिर भी उसमें कुछ पैसे भी नहीं मिलते, तो एटलीस्ट एप्रिशिएट हम कर सकते हैं। तो ये जो बात है कि अगर अचीवमेंट्स को हम एप्रिशिएट करें या किसी भी बात को एप्रिशिएट करते रहें, तो इससे एक ओवरऑल अच्छा माहौल बनता है। इस आदत की हम बात कर रहे हैं, तो उनकी भी जो अचीवमेंट्स हैं उनको एप्रिशिएट ज़रूर करो। फॉलो ऑल कम्युनिकेशन स्किल रूल्स, तो कम्युनिकेशन स्किल्स में जो हमने रूल्स सारे डिस्कस किए थे, उन सबको फॉलो करने की कोशिश करें। अब ये सारे रूल्स दिमाग में बैठने के लिए वो जो कम्युनिकेशंस वाला अपना पूरा सेशन था, थर्ड सेशन था, उसको फिर से आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं। वो करेंगे तो उससे भी अ, वो धीरे-धीरे, क्योंकि देखिए एक बार सुन के सारी चीज़ें दिमाग में फिट नहीं होती। एक बार सुन के वैसे ही हमको 60% वगैरह ही याद रहता है और समझता भी उतना ही है। ग्रास्पिंग पावर जिसकी सबसे अच्छी होती है उसकी मैं बात कर रहा हूँ।
जिनकी उतनी अच्छी नहीं होती उनको और भी कम समझ में आता है और भी कम याद रहता है। तो इसके लिए थोड़ा फिर से सुनना ताकि और हम डेप्थ में चीज़ों को समझे, तो हमने करना चाहिए। अब यहाँ पे हमारा केवल ये नहीं कहना है कि कम्युनिकेशन जो हमने दिया वो कंप्लीट है। कम्युनिकेशन पे हो या मार्केटिंग पे हो, सेल्स पे हो, वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो सकता। यहाँ पे हमको एक पोर्शन तय करना पड़ेगा और वो पोर्शन आप तक इफेक्टिवली रखना पड़ेगा, बराबर? और वो पोर्शन इफेक्टिव हो जिससे आपको रिजल्ट मिले, ये हमको देखना पड़ेगा। इसके अलावा भी आप उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, मार्केटिंग जैसे कम्युनिकेशन एक टॉपिक हुआ, मार्केटिंग टॉपिक हुआ, आज सेल्स टॉपिक हो रहा है। इस पे आप और भी वीडियोज़ देख सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा जो बेसिक्स आपने यहाँ पे डिस्कस किए हमने, वो नॉर्मली हर जगह पे लागू होते हैं और उनकी वो बात करते रहते हैं। हाँ, अब स्टेप 2 तक इंट्रोडक्शन एंड रेपो बिल्डिंग हो गया है। अब स्टेप 3 इज़ आइडेंटिफाइंग द वांट एंड कन्फर्मिंग द वांट। तो अब उनको क्या चाहिए प्रोडक्ट में? अब रियल एस्टेट में बोलेंगे तो ऑब्वियसली हम रियल एस्टेट पे बात करेंगे तो रियल एस्टेट में किस तरह के प्रोडक्ट उनको चाहिए? उनका उद्देश्य क्या है रियल एस्टेट के प्रोडक्ट के पीछे? वो किस कैटेगरी के प्रोडक्ट चाहते हैं? कैटेगरीज़ वगैरह हम बाद में डिस्कस करने ही वाले हैं। वो अम, ओवरऑल जो भी रियल एस्टेट में हम खरीदेंगे उसमें एंड में उसमें इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न अच्छे मिले ये तो हमको देखना ही होगा। फिर भी ज़्यादा ज़रूरी उनको क्या है? उनको जो रेगुलर इनकम आना चाहिए, पैसिव इनकम वो ज़्यादा ज़रूरी है कि नहीं कुछ दिनों तक रेगुलर इनकम नहीं आया तो भी चलेगा बट रिटर्न ज़्यादा मिलना चाहिए, उनको क्या ज़रूरी है? या उनको खुद के यूज़ के लिए प्रॉपर्टी चाहिए तो फिर उसके क्या-क्या पैरामीटर्स उनको ज़रूरी है? तो ठीक से सवाल पूछ के ओपन एंड क्लोज एंडेड सवाल क्या होता है हमने डिस्कस किया था। ओपन एंडेड यानी जहाँ पे डिस्क्रिप्टिव आंसर देंगे वैसे और क्लोज एंडेड यानी हाँ या ना या ऐसे कोई फिक्स्ड जवाब वो दे पाएँगे। वो जवाब हम ही बोलेंगे ऑप्शन बताओ। तो ऑप्शन वाले जो सवाल होते हैं कि ये या ये, तो दैट इज़ क्लोज एंडेड सवाल। तो ऐसे सवाल हम पूछे और क्लाइंट से भी कन्फर्म करवाएँ। अच्छा यानी आपको पैसिव इनकम ज़्यादा चाहिए, आपको रेंट अच्छा मिलना चाहिए। कंपेयर्ड टू कि एंड में रिटर्न कैसा मिले। ऑब्वियसली दोनों अच्छा मिला तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर दोनों में ऑप्शन हो, दोनों में अगर एक चूज़ करना पड़े तो रेंट आपको ज़्यादा ज़रूरी है, बराबर? फिर आपको क्या चाहिए कि आप कभी रह भी पाएँ अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ वगैरह-वगैरह, ठीक है चलो। तो इस तरह से उनकी क्या-क्या ज़रूरत है, उनकी क्या-क्या वांट है, तो वो कन्फर्म करा लें उनसे भी, चेक करा लें। देन आता है प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन। अब ये जो प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन है, तो उनका जो अब तक अ उनका जो प्रॉब्लम उन्होंने बताया, उनकी जो ज़रूरत उन्होंने बताई, उसकी ज़रूरत कैसे पूरा कर सकता है हमारा प्रोडक्ट, ये हमको बताना पड़ेगा, हाउ इट प्रोवाइड्स द सॉल्यूशन, बराबर? अब उनकी जो इसमें ये सॉल्यूशन उनको समझा के भी बताना पड़ेगा। आप वो बोल सकते हैं कि नहीं-नहीं ये जो आप प्रॉपर्टीज़ बता रहे हो, ये नहीं-नहीं मुझे वहीं पे दिखाओ, वो एरिया में ही दिखाओ, ऐसा कुछ हो सकता है। बट आप उनको बता सकते हो कि ये क्यों ज़्यादा अच्छा सॉल्यूशन है, उनका क्या अवेयरनेस लेवल है। उसको समझ लो और उसके हिसाब से जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत है वो दो। यानी आप बस प्रोडक्ट बता दोगे, ऐसा काम करने से नहीं होगा। देखिए अब रियल एस्टेट के प्रोडक्ट्स तो काफ़ी महँगे भी होते हैं, उसमें इनकम भी ज़्यादा होते हैं। हमको भी अच्छे उसमें कमीशन्स वगैरह मिलने वाले हैं। तो ऐसे में हमने थोड़ा वक़्त भी देना चाहिए उसमें। अ, क्योंकि प्रोडक्ट भी बड़ा है, प्रोडक्ट कोई छोटा नहीं है ना। प्रोडक्ट कोई ऐसा नहीं है कि ₹100 का प्रोडक्ट है जिसमें आपको ₹2 मिलने वाला है। प्रोडक्ट भी काफ़ी बड़ा है जिसमें यानी एक प्रोडक्ट भी अच्छा हमारा सेल हो गया तो 1 महीने का अच्छा खर्चा निकल सकता है उसमें। तो इसके कारण ठीक से इन्फॉर्मेशन उन तक हम दें। अ, प्रेज़ेंटेशन ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है? फिर रेट एंड बाइंग प्रोसेस असर्टिवली, पोलाइटली एंड तो पूरी रेट क्या है बताएँ, बाइंग प्रोसेस क्या होने वाली है बताएँ और ये पॉजिटिवली बताएँ, बट पोलाइटली और कॉन्फिडेंटली बताएँ। तो पोलाइटली का मतलब ऐसा नहीं कि ऐसा ना लगे कि ये जो कॉन्फिडेंटली बताएँ, ये प्राइस रेंज होती है, ऐसा है या यानी कि ये रेट है एक्चुअल में चलता, उसको लेकर वे कॉन्फिडेंट हो जाएँगे। उसमें अगर आप डिफेंसिवली कोई प्राइस बता रहे हो, तो ऐसे में उनको लगेगा कि ये कुछ मुझे बढ़ा के बता रहा है क्या प्राइस, ऐसा होगा।
ऑब्वियसली। और जो एक्चुअल में नहीं होगा वैसा उनके मन में कीड़ा बैठ जाएगा और उसके कारण चीज़ें प्रॉब्लमैटिक हो जाएँगी। तो हमेशा रेट बताते वक़्त कॉन्फिडेंटली बताएँ, प्राइस बताते वक़्त कॉन्फिडेंटली बताएँ। ठीक। फिर ये हो गया यानी प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर दिया आपने। फिर आता है प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन का ही दूसरा हिस्सा आता है फैबिंग यानी फीचर्स, बेनिफिट्स एंड एडवांटेजेस। तो प्रोडक्ट के क्या-क्या फीचर्स हैं, वो उनको समझाएँ। ये जो हमने बोला था कि अगर कोई नेसेसरी इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत है, उसका भी ये पार्ट बोल सकते हैं आप, बराबर? तो स्पेसिफिक फीचर्स क्या-क्या है, स्पेशलिटीज़ क्या-क्या हैं, उसके बेनिफिट्स क्या-क्या होने वाले हैं और यानी डायरेक्ट बेनिफिट्स क्या-क्या मिलेंगा, वो क्या एज़ अ कौन से एडवांटेजेस आपको प्रेज़ेंट करेगा, बराबर? तो स्पेसिफिक फीचर क्या है? तो फीचर ये है कि अ, समझिए वहाँ पे अच्छा कोई कम्युनिटी हॉल है, वो सोसाइटी में। तो सोसाइटी का जो हॉल है वो कम्युनिटी एरिया जो है बहुत काफ़ी अच्छा बड़ा बनाया हुआ है उन्होंने कम्युनिटी सेंटर। तो वो हो गया फीचर, उसका बेनिफिट क्या है? तो देखिए आपके जो भी फंक्शंस वगैरह होंगे वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। उससे एडवांटेज क्या होगा? एडवांटेज ये होगा कि उससे आपका एक तो पैसा भी बचेगा, सेकंडली बेटर फंक्शंस आप कर पाओगे, ज़्यादा लोगों को बुला पाओगे वगैरह-वगैरह। तो यानी इस तरह से हमको एक-एक फीचर के बारे में लोगों से बात करनी है, फीचर, बेनिफिट्स एंड एडवांटेजेस। तो फीचर केवल बता के ना रुकें, उसके बेनिफिट भी और एडवांटेज भी ज़रूर बताएँ। तो ये करने की ज़रूरत होती है, ये हम मार्केटिंग में भी डिस्कस कर चुके हैं। व्हेन वी आर मार्केटिंग डोंट फोकस ओनली ऑन फीचर्स। तो ये पूरा मार्केटिंग सेल्स एक ही चीज़ है वैसे और सेल्स में भी यही करना पड़ता है, बेनिफिट्स एंड एडवांटेजेस की भी बात करें। फिर इसमें और एक बात आती है टेस्टिमोनियल्स की। तो टेस्टिमोनियल्स जो होते हैं वो भी उनको बताएँ। इस तरह का वहाँ पे अगर किसी ने पहले से प्रॉपर्टी लिए हुए हैं, तो उनके क्या टेस्टिमोनियल्स हैं। तो जहाँ-जहाँ पे टेस्टिमोनियल्स पॉसिबल है, वहाँ-वहाँ पे टेस्टिमोनियल्स दें। टेस्टिमोनियल से और एक बात होती है कि लोगों को ऐसा लगता है कि मैं ही इनकी बातों में आकर डिसीज़न तो नहीं ले रहा हूँ। उनको एक श्योरिटी मिलती है कि नहीं बाकी लोगों ने भी ये डिसीज़न लिया और वो उस डिसीज़न से खुश हैं। तो हमको एक पीयर सपोर्ट भी लगता है, वो सपोर्ट किसी भी कस्टमर को वो लगता है, वो उसको उसके थ्रू मिलता है। एक वो वर्ड ऑफ माउथ की तरह भी काम करता है अगेन कि किसी इंसान ने जब रिव्यू किया हुआ है, तो वो कंपनी का नहीं, वो कस्टमर है वो कंपनी का, तब वो वर्ड ऑफ माउथ की तरह काम करेगा। उससे एक क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, जो आप बोल रहे हो उसकी और एक एश्योरेंस उसको मिलेगा कि ठीक है, मैं जो सुन रहा हूँ मुझे अच्छा जो लग रहा है, वो उसके कारण हाँ, वो सच में प्रूवन चीज़ है, ऐसा उसको समझ में आएगा, बराबर? येस, इट विल बी लाइक एन एविडेंस ऑफ व्हाटएवर यू आर सेइंग। टेस्टिमोनियल वैसे भी काम करेगा, टाइम भी सेव करेगा, सही बात है। तो टेस्टिमोनियल्स भी लोगों को बताएँ। फिर बात आती है उसी में फिर कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन्स लोगों के होते हैं, तो वो आपको पहले से पता होंगे, जब आप वो प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे या जब भी आप रियल एस्टेट में काम करेंगे, तब आपको पता हो जाएँगे धीरे-धीरे। तो ये एफएक्यूज़ हमारे साथ भी आप हम भी उसके लिस्ट आपको दे देंगे। तो ये एफएक्यूज़ उसमें से जो भी 1-2 एफएक्यूज़ होते हैं, वो आप ले लें, वो सवालों के जवाब दे दें। यानी सवाल भी हम नहीं पूछे और जवाब भी हम नहीं दिए। और फिर साइट विज़िट यानी ये प्रोडक्ट डेमो। अगर आपके पास कोई ओवर द काउंटर सेल वाला प्रोडक्ट होता तो वो प्रोडक्ट का फिर आप डेमो डेमो देना शुरू करते हैं। इ रियल एस्टेट में वैसा डेमो नहीं होता, डेमो यानी साइट विज़िट शुरू हो जाता है, बराबर? तो फिर साइट विज़िट के बारे में उनसे बात करें, कब साइट पे आएँगे, कैसा क्या वगैरह-वगैरह वो बातें शुरू हो गई उनसे, फिर आप साइट विज़िट को आइए। अब देखिए ये सारी चीज़ें फिज़िकल मीटिंग में नहीं होने वाली, अलग-अलग तरह से कम्युनिकेशन के थ्रू होने वाली है। हाँ, तो वैसा वो होने वाला है। ठीक है। स्टेप 5 क्लोजिंग। अब साइट विजिट हो गया है, प्रोडक्ट का डेमो देख लिया कस्टमर ने, उसके बाद क्लोजिंग शुरू होता है। अब साइट विजिट से लेकर आगे का सारा काम, अब तक का काम हमने कहा कैसे किया, आपने कैसे किया? उन तक आपने लिंक्स भेजे, उन तक आपने वीडियोज़ भेजे, उनको आपने इनवाइट किया वेबिनार्स में। वेबिनार में लोग आ गए, वेबिनार में लोग आए और वेबिनार में आके उन्होंने कोई जो प्रेज़ेंट करने वाला था पूरी प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन अच्छे से, इसके अलावा वो ये भी बताने वाला था कि कैसे आप इन्वेस्ट करो पैसे इसमें और इसके कारण आपका कैसे-कैसे फ़ायदा होगा। तो ये जो हमारा प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन वेबिनार्स हैं, वो भी उसमें वो लोग आए।
इसमें से आपने मार्केटिंग किया। उसमें ये धीरे-धीरे ये सारी चीज़ें अचीव हो जानी चाहिए अब तक की जो थी। यानी प्रोडक्ट का फैबिंग, प्रोडक्ट के टेस्टिमोनियल्स, ये सारी चीज़ें उसमें अचीव हो जानी चाहिए। तो ये यानी हमारे सपोर्ट से हम दोनों ने मिलके ये किया, यहाँ तक लाया। इसके बाद साइट विज़िट की जो बात आती है, ये अब आपको कोऑर्डिनेट करना है सेल्स टीम के साथ में। हर प्रोजेक्ट की सेल्स टीम वहाँ पे रहने वाली है। जो-जो प्रोजेक्ट हमारे पास में मार्केटिंग एंड सेल्स के लिए है, तो वो जो भी सेल्स टीम है, उसके नंबर्स आपके पास होंगे, अब उनसे कोऑर्डिनेट करके साइट विज़िट करवाइए। अब यहाँ से साइट विज़िट एग्ज़ीक्यूट कराने से लेकर आगे का काम सेल्स टीम का है। हाँ, अब ये क्लोजिंग हो गई बात। क्लोजिंग में क्या होता है, अगर वो कस्टमर पूरा डेमो वगैरह देख के इंटरेस्टेड नहीं है, तो वो डायरेक्टली बता देता है, नहीं मुझे नहीं पसंद आ रहा है, वगैरह-वगैरह। तो वो नहीं ठीक है चलो, आई विल स्टॉप। अगर वो इंटरेस्टेड है, तो वो कुछ ऑब्जेक्शन बताएगा, नहीं आप ये बोल रहे थे ऐसा बट यहाँ पे ऐसा है नहीं, आप बोल रहे थे वैसा बट वैसा नहीं है। नहीं, नहीं इसको इसमें रेट बढ़ेंगे कैसा बोल सकते हो आप, इतना दूर ये प्रोजेक्ट है वगैरह-वगैरह। तो ऐसे जो भी प्रोजेक्शन ऑब्जेक्शन आएगा, तो अब देखिए हर प्रोजेक्ट को लेकर या ओवरऑल रियल एस्टेट में ऑब्जेक्शन ये नॉर्मली सेम आएँगे। तो वो कुछ उसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं होती, लोगों के बेसिक एक ही तरह के ऑब्जेक्शन होते हैं। वो धीरे-धीरे आपका लिस्ट बनता जाएगा और उस ऑब्जेक्शन पे बेस्ट जेन्युइन आंसर क्या हो सकता है? आंसर जेन्युइन हो, सही हो, सच में उसका आंसर हो, अ, तो वो जेन्युइन आंसर क्या हो, ये धीरे-धीरे हमारा प्रिपेयर होता जाता है। वो अपना प्रिपेयर करे और वो हम जवाब देना सीख लेते हैं। ठीक है? तो बट यहाँ पे ऑब्जेक्शन आ गया इसका मतलब ये नहीं कि वो क्लाइंट नेगेटिव हो गया। उल्टा है, क्लाइंट जब नेगेटिव होता है तो वो आगे बात ही नहीं करेगा। वो अगर इंटरेस्टेड है, इसका वो उल्टा साइन है कि वो कोई ऑब्जेक्शन बता रहा है। तो हम ऑब्जेक्शन को हैंडल करें। देखिए कभी भी सेल्स में ऑब्जेक्शन हैंडल किए बिना सेल्स होते नहीं है। तो ये हमेशा जो सेल्स और बिज़नेस ऊपर जाना होता है, ये ऑब्जेक्शन पे रुकता ही है। ऑब्जेक्शन के हर्डल आने ही वाले हैं। ऑब्वियसली है। आपको पता है कि ये सारी चीज़ें कैसे सही है, बट वो क्लाइंट को नहीं पता। तो क्लाइंट के मन में आ रहे हैं ये चीज़ें, सवाल आ रहे हैं, उसके ऑब्जेक्शन जो भी हैं, हमको वो समझ लेने हैं और उसपे जेन्युइन आंसर देने हैं ताकि ये हर्डल को हम पार करें और हमारा आगे सेल हो सके। अब प्रॉब्लम्स भी होते हैं क्लाइंट के कुछ, चलो अब प्रोडक्ट तो सही है समझ में आ गया, चलो प्रोडक्ट बराबर है, सब सही है, बट प्रॉब्लम होते हैं कुछ ना कुछ। प्रॉब्लम अलग-अलग हो सकते हैं कि अ, जिस तरह का रिक्वायरमेंट है, बट बजट थोड़ा कम है। अ, या फिर लोन मिलने में कुछ दूसरा प्रॉब्लम है या फिर डिसीजन मेकर जो है डिसीजन जो है वो होने लेने में कन्फ्यूजन हो रहा है। वाइफ नहीं बोल रही है या हस्बैंड नहीं बोल रहा है या भाई नहीं बोल रहा है या पिताजी नहीं बोल रहे हैं या जो भी, तो कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकता है उसको लेके। तो क्या प्रॉब्लम है ये समझ ले। ये प्रॉब्लम की भी एक स्टैंडर्ड लिस्ट होती है कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है। ये भी एक स्टैंडर्ड लिस्ट बनती जाती है धीरे-धीरे हमारी और उसमें क्या बेस्ट आंसर दे ये भी हमारे तैयार होते जाते हैं। ये सब हम डिस्कस इसलिए कर रहे हैं कि हमारे थॉट प्रोसेस को हम ऑर्गेनाइज कर सकें। हमने अगर बिना सोचे समझे लोगों से बात की, तो हमको आइडेंटिफाई नहीं होगा, अच्छा ये ऑब्जेक्शन है इसका, तो ऑब्जेक्शन में मैंने क्या जवाब देने चाहिए? अच्छा ये इसका पर्सनल प्रॉब्लम है, प्रोडक्ट को लेके ये सैटिस्फाइड है। अब इसका ये प्रॉब्लम है, तो हाँ, इसका ये 3 प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम 1, प्रॉब्लम 2, प्रॉब्लम 3। आप मन में जब ये एनालिसिस कर पाओगे, तब उसको ठीक से टैकल कर पाओगे, तब आपको पता रहेगा क्या चल रहा है। वरना क्या होगा, अरे भाई सेल नहीं हुआ है, सब सोचकर हम पूरा नेगेटिव हो गए। तो जहाँ पे उसके लाइफ की प्रॉब्लम है कोई, वो तो आपके से लेना-देना नहीं है ना। तो इट इज़ जस्ट अ कोइंसिडेंस कि उसके लाइफ में प्रॉब्लम है कोई, जो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। जस्ट इसके सॉल्यूशन जो आप बता रहे हो, उससे रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो ओवरऑल बाकी प्रोसेस में कहीं प्रॉब्लम नहीं है। तो ये यानी हमको पता चले हम क्या कर रहे हैं, एक-एक प्रोसेस में क्या-क्या हो रहा है। इसलिए हम आपको बता के रख रहे हैं ये चीज़ें, ताकि हमको पता हो एक्चुअल में हो क्या रहा है। देन नेगोशिएशंस होता है, रेट को लेकर हो सकता है, फीचर्स को लेकर हो सकता है कि नहीं आप मुझे कोई भी फीचर्स को लेकर नेगोशिएशन हो सकता है, जैसे रियल एस्टेट में होता है कि आप आपकी तरफ से आपने मार्बल का ये देना ही चाहिए, मार्बल का ओटा देना चाहिए, जो भी होगा। जो भी अलग-अलग फीचर्स को लेकर लोग करते हैं कि नहीं हमको और एक टेरेस या टेरेस अंदर लेके दो या जो भी होगा। वैसा बोलते नहीं है लोग क्योंकि वो बिल्डिंग कंप्लीशन का तब तक सर्टिफिकेट नहीं मिलता है
तो तब तक तो ये सारा तो ऐसे जो भी होते हैं अलग-अलग फीचर्स को लेकर या रेट को लेकर नेगोशिएशंस होते हैं, उसके बाद नेगोशिएशंस होके भी फाइनल हो गया, उसके बाद क्लोजिंग यानी एक्चुअल में पेमेंट होने तक आपको फॉलो अप करना पड़ता है, उसके लिए पेशेंस रखना पड़ता है। अब यहाँ पे तो देखिए हर स्टेप के लिए फॉलो अप हो सकता है, क्योंकि ये सारी स्टेप्स एक इसमें नहीं होने वाली। रियल एस्टेट का प्रोडक्ट काफ़ी बड़ा है, तो वो ही सारी स्टेप्स होने को कई मीटिंग्स होने वाले हैं, ज़्यादा दिन भी लगने वाले हैं। तो इसलिए फॉलो अप तो पूरे इसका ही हिस्सा है, पूरे सेल्स का हिस्सा रहने वाला है, ये हमको ध्यान रखना पड़ने वाला है। फिर फ़ॉलो-अप वगैरह हुआ ठीक से, फिर वो ऑर्डर कर देता है, ऑर्डर को कन्फर्म करता है। फिर आपको प्रोसेस बतानी है उसको कि ऑर्डर कन्फर्म हो गया आपका, तो अब आपको क्या करना है? आपको बुकिंग का इतना चेक देना है, आपको या इतनी कैश देनी है, जो भी आपका प्रोसेस होगा आगे का, वो आप बता दोगे एंड वो हो गई कंप्लीट यानी आपकी डील क्लोज़ हो गई, दैट इज़ क्लोजिंग। तो ठीक है, तो वो प्रोसेस कंप्लीट होके आपको पेमेंट आ गया, दैट इज़ डील क्लोज़। अब रियल एस्टेट में हमको पता है पहले ये लोग बुकिंग करेंगे। बुकिंग हुआ उसके बाद आगे का लोन वगैरह का प्रोसेस शुरू होगा, यानी एग्रीमेंट होगा बिल्डर के साथ में, लोन का प्रोसेस शुरू होगा और लोन मिलने के बाद, लोन मिलते ही उसको जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जाएगा दैट इज़ कंप्लीट सेल हो गया अभी, बराबर? और फिर हमको हमारे कमीशंस वगैरह मिलेंगे। इसमें हमको पता है कि बुकिंग होने से लेकर तो 10 दिन का, 15 दिन का, 20 दिन का वक़्त लगता है ये चीज़ें होने को, इसीलिए हमने वो 20 दिन का टाइम रखा है कि जब सेल हो जाएगा उसके बाद 20 दिन के अंदर आपका पेमेंट आपको मिल जाएगा इस तरह से। ये जो हम बोल रहे थे कि ऑन द स्पॉट सेल, लोग साइट विजिट पे आए और तभी सेल हो गया। ऐसा 10% से भी कम वक़्त होता है, कम बार होता है। ऐसा रियल एस्टेट में होता नहीं है। मेजॉरिटी बिज़नेस जो है ये सारा आप बोनस पकड़ लो कि ऑन द स्पॉट जहाँ पे अगर सेल हो गया तो दैट इज़ बोनस। ये 10% से भी कम केसेस में होता है। मेजॉरिटी 90% केसेस में आपको 1 दिन में नहीं होने वाला काम, उसको वक़्त लगने वाला है। इसलिए फ़ॉलो-अप इज़ द बैकबोन ऑफ रियल एस्टेट इंडस्ट्री। फ़ॉलो-अप ठीक से करना पड़ता है। ठीक है? अब ये फ़ॉलो-अप देखिए आप वेबिनार में एक बार लोग आ गए और साइट विज़िट में उन्होंने इंटरेस्ट दिखा दिया। उसके बाद वैसे देखा जाए तो सेल्स टीम का काम है, आगे का फ़ॉलो-अप। तो जैसा हमने बोला था आपको कि सीआरएम सॉफ्टवेयर हम पूरा यूज़ करते हैं। और तो हमारी जो सारी सेल्स टीम होती है, उन्होंने कितना फ़ॉलो-अप किया, उन्होंने क्या कॉल किया, कॉल में क्या बोला, ये सब हमारे पास में अवेलेबल होता है टू बी चेक्ड। तो उसी के थ्रू वो काम करते हैं। तो उनका फ़ॉलो-अप पूरा हम चेक करते रहने वाले हैं। वो तो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है, मेन काम वो करने वाले हैं, उनको सपोर्टिंग रोल आपने करना है। ठीक है? ये सीआरएम सॉफ्टवेयर जो फ्रेंचाइज़ी है हमारे, वो भी खुद यूज़ यूज़ करने वाले हैं। उसका वो रेंट भी देने वाले हैं। बट वो ठीक है, बट सेल्स सपोर्ट सबको मिल रहा है। जो कनेक्टर हैं, एडवाइज़र हैं, उनको भी पूरा सेल्स सपोर्ट मिल रहा है। फ्रेंचाइज़ी अपने काम में अलग से वो सीआरएम भी यूज़ कर रहा है, ठीक है? बट सेल्स सपोर्ट सभी को मिल रहा है, तो जहाँ पे सेल्स हैं, वो सारा काम थ्रू फ़ॉलो-अप प्रॉपर हो और वो लोग फ़ॉलो-अप प्रॉपरली करें, ये ध्यान पूरा प्रो रियल्टी कंसल्टेंट रखने वाला है और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है पूरे बिज़नेस की। अब सेल्स फंडामेंटल्स थोड़े डिस्कस करें। जो हम थोड़ा-थोड़ा शॉर्ट में बात कर भी चुके हैं, उसको फिर से एक बार रिवाइज़ भी करें, ऐसा भी हो सकता है। डोंट सेल द प्रोडक्ट अनलेस यू आर कन्विंस्ड विथ इट। तो आप भी ठीक से चेक कर लें प्रोडक्ट को, जो हमने यहाँ पे हमारे काम करते वक़्त हम पूरा चेक करेंगे, जैसे मैंने कहा था कि पूरा वेट करेंगे उसको और वो जो भी बातें हैं, वो पूरी ट्रांसपेरेंटली आपके सामने रखेंगे। उसको आप भी चेक कर लीजिए और जब तक आप कन्विंस नहीं हैं पूरी तरह से, वो प्रोडक्ट सेल मत कीजिए। क्योंकि देखिए, आप अगर कन्विंस नहीं हैं, तो दूसरों को समझ में आ जाता है। तो बी कन्विंस्ड अबाउट इट। आपके जो भी क्वेरीज़ हैं, जो भी हैं, उनको ठीक से डिस्कस कीजिए। यही बात हो गई यानी बस आपको आगे जाके वो प्रोडक्ट खरीदना नहीं है। बट ऐसा प्रोडक्ट हो कि जो आपको खरीदने की इच्छा हो जाए। अगर मेरे पास अभी इन्वेस्टमेंट के लिए की ज़रूरत होती, तो मैं ये प्रोडक्ट मैं खरीद लेता, ऐसा आपको लगना चाहिए। ऐसे प्रोडक्ट हो, तो वैसे ही प्रोडक्ट हम भी रखने की कोशिश करेंगे और वो क्यों डिज़ायरेबल अच्छे प्रोडक्ट है, ये भी आपको बताएँगे। वो समझ लीजिए और वो लोगों को भी बताइए। बी ऑनेस्ट, ट्रांसपेरेंट एंड एथिकल, इस पे हम बात कर चुके हैं।
फिर से एक बार अगर बोलना है तो मैं वही बोलूँगा कि वही हमारा कहना था। अब डेवलपर होता है, बिल्डर होता है, सेकंड पार्टी है हम लोग, यानी आप मार्केटिंग पार्टनर्स, सेल्स पार्टनर्स, ये सारे लोग और हम, यानी प्रो के सारे लोग हम, प्रो एंड प्रो पार्टनर्स। उसके बाद आता है क्लाइंट। तो ये तीनों का विन 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 सिचुएशन होना चाहिए। तभी बेस्ट रिजल्ट आएगा, तभी सर्कल कंप्लीट होगा, तभी बिजनेस दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। उसमें से अगर एक किसी का नुकसान हो रहा है, तो आप देखोगे कि वो बाद में रुक जाएगा। हमको ये पता है, नॉर्मल रिलेशनशिप में होता है कि अगर आप भले ही आप ये सोच लो कि चलो यार मेरी हार हो गई तो भी चलेगा, दूसरे का फायदा होना चाहिए। आपके नुकसान सहने की भी कुछ ताकत होती है ना, आप कितना नुकसान सहोगे? तो खुद का नुकसान करने में भी फायदा नहीं होता, दूसरे का नुकसान करने में भी वही हो जाता है कि एंड में दोनों का नुकसान होता है। एक-एक क्लाइंट इज़ अ पोटेंशियल चैनल। एक-एक क्लाइंट आपको 10 क्लाइंट दे सकता है और एक-एक क्लाइंट आपके 100 क्लाइंट बिगाड़ सकता है। तो एक-एक, हम सर्विस इंडस्ट्री में हैं, लॉन्ग टर्म काम में हैं। यहाँ पे हमको, यानी ऐसा नहीं है कि हिट एंड रन नहीं करना है। हमको यहीं पे रहना है, वो काम करना है, बड़ा बिज़नेस तैयार करना है, एक बड़ा कंपनी तैयार करनी है, खुद का बिज़नेस बनाना है। तो ऐसे में हमको अगर लॉन्ग टर्म काम करना है, तो ये लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट हमारा है, तो हमको ऑनेस्टली, ट्रांसपेरेंटली और एथिकली काम करना पड़ता है। येस, एंड टोटल अप्रोच एंड बिहेवियर शुड बी हाइली प्रोफेशनल। तो फ्रेंडली हो बट प्रोफेशनल हो। प्रोफेशनल को अगर कोई लोग समझते हैं कि यार ये बहुत ऐसा ऑफिशियल या ये फॉर्मेलिटी कर रहा है, तो वो लगा तो चलेगा कि ये थोड़ा फॉर्मल रहता है मेरे साथ में। बट आप यहाँ पे प्रोफेशनल रिलेशनशिप में हो उन लोगों के साथ में जो आपके क्लाइंट हैं, तो आप बोलोगे नहीं ठीक है, ये तो हमारे पर्सनल कॉन्टैक्ट के लोग हैं, तो ऑब्वियसली आप, आपकी दोस्ती एक साइड में, आपका रिलेशन एक साइड में है। बट ये जो आप बात करोगे तो प्रोफेशनली हो, यानी जैसे आपने बोला कि ठीक है चलो इस पे हम 2 दिन बाद बात करते हैं। तो उसी दिन और इतने बजे बात करेंगे, तो बराबर उसी वक़्त में आप बात कर रहे हो। भले ही वो आपके दोस्त हैं, भले ही आपके वो रिश्तेदार हैं, पर यहाँ पे तो आप किसी काम के लिए उनसे बात करने वाले हो, तो तय वक़्त पे, तय तरीके से, तो एक उनको भी पता चलेगा कि नहीं ये काम प्रोफ़ेशनली कर रहा है। तो जब आप प्रोफ़ेशनली अप्रोच करोगे, यानी मैं बात कर रहा हूँ जिन लोगों को आप जानते हो, जिन लोगों को नहीं जानते उनके साथ तो आप प्रोफ़ेशनली बिहेव करोगे ही। बट जिनको जानते भी हो, उनको भी एक मन में क्लैरिटी हो जाएगी कि हाँ, ये काम प्रोफ़ेशनली करता है। तो उसमें फिर वो भी अनड्यू फ़ेवर्स नहीं माँगेंगे। वो भी उसमें, यानी अरे नहीं-नहीं क्या होता है, कर देना, इस तरह से वो भी नहीं करेंगे क्योंकि आप प्रोफ़ेशनली बिहेव करोगे। और सेकंडली वो कन्वर्ट होने के चांसेस बढ़ जाएँगे। उनको पता चलेगा आप मज़ाक नहीं कर रहे हो, आप ये काम सीरियसली करते हो। उसके कारण वो आपको बेटर रिस्पॉन्स देंगे और बेटर रिज़ल्ट आने के चांसेस बढ़ते जाएँगे। 4th पॉइंट, फॉलो द रूल्स ऑफ कम्युनिकेशन विथ 100% एक्यूरेसी। तो जो भी कम्युनिकेशन के रूल्स या जो भी रूल्स जो भी हम सीखते जा रहे हैं, जो हम डिस्कस करते जा रहे हैं, उनको हम फॉलो करने की कोशिश करें विथ 100% एक्यूरेसी। उसको आप रिव्यू करें, जो भी आप कम्युनिकेट कर रहे हो वो सही हो रहा है कि नहीं, उसको रिव्यू ज़रूर करें। अ, अभी देखिए हम भी मैसेज भेजेंगे आपको लोगों को भेजने के लिए, उसे चेक कर लीजिए। आपको लगता है ये मैसेज में कोई प्रॉब्लम है, कुछ और अलग तरीके से, यहाँ पे हम उल्टा कोलैबोरेटिव करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। आप बोलोगे कि नहीं मैं ऐसे लिखना चाहता हूँ, ऐसे होना चाहिए इसमें। ये हम सबने मिलके दिमाग लगाना, दैट इज़ अ बेटर थिंग। तो वो जब हम करेंगे, तो और अच्छा रिज़ल्ट आएगा। तो फॉलो द रूल्स एंड देन जो आप कर रहे हो कम्युनिकेशन उसको रिव्यू कीजिए। उसमें कहीं आप रूल्स कहीं तोड़ तो नहीं रहे हो, रूल्स को फॉलो कर रहे हो कि नहीं, उसको चेक कीजिए। एनालाइज़ आफ्टर एवरी सेल्स कॉल। तो ये जो सेल्स वाली टीम है, उनका तो उनका तो रिकॉर्डेड रहने वाला है। उनका सीआरएम सॉफ्टवेयर के थ्रू हर कॉल रिकॉर्ड होने वाला है। जो अ, उनका जो भी हेड होगा, उनके टीम के ऑब्वियसली कुछ ना कुछ हेड होते रहेंगे, वो लोग रेगुलरली चेक करते रहने वाले हैं, बराबर? तो इस हिसाब से ये आपको नहीं होने वाला कंपल्सरी, ब आप जो सपोर्टिंग रोल में कॉल कर रहे हो, उसके भी कॉल्स के बारे में ये रूल्स फॉलो हो रहे कि नहीं, इसको चेक कीजिए, एनालाइज़ कीजिए। हाँ, विष्णु जी, अभी वैसा जो लोग बोलते हैं कि मुझे डिस्काउंट मिले वगैरह, उनको हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ये अ,
आपका तो प्रोडक्ट है नहीं ना, ये प्रोडक्ट आपका है ही नहीं, प्रोडक्ट तो बिल्डर का है। आप केवल हाँ, बराबर है ना? वो आप सही बोल रहे हैं, लोग वो डिस्काउंट माँगते हैं वगैरह, उसके चांसेस कम हो जाएँगे अगर हम प्रोफेशनली बात करेंगे, तो वही मैं बोल रहा था, वही मेरा कहने का मतलब था। सेकंडली हमको तो पता है कि हमारा रोल ही क्या है, यानी ज़्यादातर ये हो सकता है कि एंड में पूरा सेल होने के बाद जो आपको ये मिलने वाला है, कमीशन, वो आप वापस कर दो उनको, वैसा तो आप नहीं करने वाले हो या हम नहीं करने वाले, है कि नहीं? तो वही डिस्काउंट वगैरह आपके हाथ में नहीं है, प्राइसेज़ आप तय नहीं कर रहे हो, प्राइसेज़ पहले से तय हैं। और ये कैसे सही प्राइसेस है ये बताते जाइए, जब-जब वो डिस्काउंट की बात करे तब तक ये प्राइसेस क्यों सही है और इसमें क्यों लेना चाहिए, इस पे हम बात करते रहें। यही हमको करना पड़ेगा। इट इज़ नॉट इन आवर हैंड्स। ये सिंपल सी बात है। या हाँ, सेल्स में हमेशा इन डेप्थ आर-एन-डी करिए। जो इंडस्ट्री में आप हैं उसकी भी, जो कंपनी है यानी यहाँ पे जो बिल्डर है, जो डेवलपर है, उसकी आपको थोड़ा एक आर-एन-डी रखनी पड़ेगी अपने पास में समझ, और प्रोडक्ट की भी। अब देखिए इंडस्ट्री की जो समझ है, वो तो हम हमारे सेशंस में लेंगे कि कैटेगरी के प्रोडक्ट्स कौन से कैटेगरी होती है। उसके अलावा उसमें फिर क्या ध्यान देना होता है, ये हर चीज़ हम आपके साथ डिस्कस करने ही वाले हैं ठीक से। तो प्लस कंपनी एंड प्रोडक्ट की जो बात है, वो हर प्रोजेक्ट पे, जब भी प्रोजेक्ट नया-नया अपने पास आएगा मार्केटिंग एंड सेल्स के लिए, तब उसकी अलग से इन्फॉर्मेशन हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। या तो आपके वीकली वेबिनार के थ्रू होगा या डायरेक्ट आपके कम्युनिकेशंस यानी आपको जो मैसेजेस भेजे जा रहे हैं उसके थ्रू होगा। तो ये भी आपको पता रहने वाला है एंड इट इज़ टू बी डन बिफोर स्टार्टिंग द सेल्स। तो जो आप मार्केटिंग कर रहे हो तब भी आपको ये पता रहने वाला है, सेल्स वाली टीम को भी ये सारा पता रहने वाला है, तो इस रोल को हम कंप्लीट करने वाले हैं। गैदरिंग ऑल कोलैटरल्स एंड टूल्स नीडेड टू सेल। अब ये नॉर्मल जो सेल्स के लिए लोग जाते हैं उनसे रिलेटेड मुद्दा है। तो जैसे आपके पास ब्रोशर हो, तो वहाँ पे सेल्स को गए और सेल्स ऑफिस में ब्रोशर नहीं है, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो जो भी ब्रोशर जो वहाँ पे कोई पीपीटी आपका है, वहाँ पे आपका प्रॉपर टीवी स्क्रीन है, तो सारे ये वहाँ पे रेडी रहने वाला है हमेशा। जो वहाँ पे प्रॉपर सेल्स ऑफिस होने वाला है साइट पे जहाँ पे जब ये लोग होता ही है सारे बिल्डर्स का, वो बिल्डर डेवलपर्स वो खुद बना के हमको यूज़ करने के लिए देंगे, हमारे डील उनके साथ में वैसा होता है, जिसके थ्रू ये सारा सेल करने में आसानी होती है। प्रिपेयरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द कंटेंट रिक्वायर्ड फॉर सेल। कंटेंट यानी अ, क्या बोलना है आपको? जैसे सेल्स पिच क्या होनी चाहिए? किस तरह से आप बोलोगे? उसकी यानी एक्चुअल स्पीच क्या होगी? सेल्स पिच का मतलब हुआ। तो एक्चुअल स्क्रिप्ट क्या होने वाली है बोलने की? फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, ऑब्जेक्शंस, प्रॉब्लम की लिस्ट, प्राइसिंग पॉलिसी ऐसी क्यों है? ऑर्डर की प्रोसेस क्या है? तो ये जो सब हमने अलग-अलग स्टेप्स में किया, ये हमारे पास बराबर है कि नहीं, रेडी है कि नहीं, ये चेक कर लो हमेशा। सेल्स के बारे में ट्रेनिंग ले लो ठीक से और प्रैक्टिस करो अंटिल इट बिकम्स अ हैबिट। तो ये सेल्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है प्रैक्टिस। आप जो भी सीखते हो उसे एग्ज़ीक्यूट करने का आपको एक प्रैक्टिस करनी पड़ती है। थ्योरी सीखना और उसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना, ये 2 अलग चीज़ें होती हैं। कुछ लोग बहुत अच्छी थ्योरी सीख लेते हैं बट प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, तो ये भी सही नहीं है। तो दोनों ज़रूरी है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हम कभी थ्योरी को इम्पोर्टेंस ही नहीं दे रहे हैं। तो बस हमारा जो स्ट्रीट स्मार्ट्स जिसे बोलते हैं, कि हमारा चतुराई से ही हम काम करते हैं, तो उससे लॉन्ग टर्म अच्छे ही रिज़ल्ट आते हैं, कंपल्सरी नहीं है। बेस्ट रिज़ल्ट आते हैं जब दोनों हों, जब आपको बेसिक्स भी सही पता है और साथ में चतुराई भी है। तो केवल स्ट्रीट स्मार्ट से कभी रिज़ल्ट नहीं आ सकता, एक लिमिट से अच्छा नहीं आ सकता, लॉन्ग टर्म नहीं आ सकता। और केवल थ्योरी समझ के नहीं आ सकता अगर आप एक्चुअली उसको ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो। तो अ, ठीक से ट्रेनिंग भी ले लो बट प्रैक्टिस करो अंटिल इट बिकम्स अ हैबिट, जब तक आपसे वो अपने आप ही नहीं होता। यानी आप मिलते हो तो आप तभी से रैपो बिल्ड करते ही हो, बस आप ड्राइली मिल लिए किसी से, नाम बता दिया बस और आगे प्रोडक्ट के बारे में बताने चले गए। ऐसा होना ही नहीं चाहिए।
क्योंकि वैसा करके भी फायदा नहीं है कोई। फायदा तभी होगा जब ये पूरी प्रोसेस को हम इम्प्लीमेंट करेंगे, तो ही रिजल्ट आते हैं। तो इसके लिए यानी इतनी हैबिट हो जाए कि मैं जब फीचर बताता हूँ तो फट से मेरे मुंह से बेनिफिट निकलती ही है। जब बेनिफिट के साथ में एडवांटेज निकलती ही है, ये हैबिट हो जानी चाहिए। क्योंकि मुझे पता होना चाहिए केवल फीचर बता के कोई फायदा ही नहीं है। फीचर के साथ में बेनिफिट एंड एडवांटेज ना बताओ तो कोई मतलब नहीं। मेरी हैबिट होनी चाहिए कि मैं ऐसे सवाल पूछता हूँ कि अगला इंसान ज्यादा बात करता है। क्योंकि मैं यहाँ पे उनको ट्रेनिंग देने के लिए नहीं बैठा हूँ। यहाँ पे मैं उनके साथ में सेल्स करने के लिए बैठा हूँ। मुझे उनको कन्विंस ऐसे में ज़रूरी है वो ज़्यादा बात करें, फिर मेरी वो हैबिट बन जानी चाहिए। तो इस तरह से देखिए कि जो भी एक हमको काम करना है, इसकी इतनी प्रैक्टिस करो कि वो हैबिट बन जाए। 9 बिकम बेटर एंड बेटर सेल्स प्रोफेशनल डे बाय डे। तो इस पे ध्यान रखो कि हम बेटर बने सेल्स में। अब ये सब हम बात कर रहे हैं बट आप बोलोगे हमको तो मार्केटिंग साइड या प्री सेल्स में हमारा काम है। सही बात है। बट लाइफ में या बिजनेस में सेल्स ये हमेशा पार्ट होता है उसका। ये सारे रूल्स को हम फॉलो करेंगे तो कहीं पे भी हम सेल्स अच्छा कर पाते हैं, और सेल्स अगर हमको अच्छा आता है तो किसी भी कंपनी को हम चाहिए। आपको कभी जॉब्स की कमी नहीं होगी। इनफैक्ट आपको बिना जॉब के भी आप जी पाओगे अगर आपका सेल्स अच्छा है तो। अगर आप सेल्स कर सकते हो तो हर कंपनी के लिए आप डिजायरेबल हो। सेल्स वाला इंसान सबको पता है जो अच्छा होता है वो उसको जितनी सैलरी देनी पड़ती है उसके कई गुना वो कंपनी को इनकम देता है। इसलिए सेल्स में, और सेल्स टीम बढ़ानी पड़ी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता कंपनी को। कंपनी के पास में 5 सेल्स में काम करने वाले हैं बट आप इतने अच्छे हैं, उनको अगर ये कन्विंस हो गया आपका पूरे इसमें से काम से, तो वो क्या बोलेंगे, चलो छठा रख लेते हैं और क्या होने वाला है, और ज्यादा बिजनेस आएगा ना, और क्या प्रॉब्लम होगा। तो सेल्स में कभी लिमिट नहीं होती टीम को, बराबर, अगर आप आउटपुट दे सकते हो तो। ये चीज आपको समझने जैसी है। तो इफ यू आर बेटर इन सेल्स देन आपको कोई रोक नहीं सकता है अच्छा इनकम लेने से। तो इसके लिए भी हम सेल्स पे बात कर रहे हैं, समझ लीजिए। टेक योर कस्टमर ऑन अ जर्नी, दे विल वांट टू कम बैक टू एक्सपीरियंस अगेन। हैव ऑलवेज स्माइल, एक वार्मनेस हो। अभी देखिए, यानी सेल्स ये हम अब जो मार्केटिंग एंड सेल्स हम करेंगे ये हमारा काम है, यहाँ पे होगा। जो सेल्स वाले भी लोग होंगे उनका भी ये काम होगा। तो ऐसे में ये अगर एक प्लेजेंट जर्नी रही तो हमको भी एक तो मजा आएगा, दूसरा कस्टमर को भी वो इतना अच्छा लगना चाहिए वो पूरा प्रोसेस, कि उसे लगे कि ये प्रोसेस एंजॉय करने के लिए वो फिर से करे। तो ऐसा हम कैसे कर सकते हैं? एक अच्छा एक्सपीरियंस कस्टमर को कैसे दे सकते हैं? उसे अच्छा खुश कैसे कर सकते हैं? ये अगर हम ध्यान देंगे तो आप देखोगे बेटर रिजल्ट्स हमको मिलते जाएंगे। तो हमारा बिहेवियर वैसा वार्म हो, एक, क्योंकि देखिए ना आपका भी उतनी जिंदगी उसमें जाने वाली है, आपका भी उतना वक्त जाने वाला है। जो भी इस काम में वो वक्त देगा, वो टाइम टाइम यानी जिंदगी, हम कई बार बोलते रहते हैं। तो ये जो वक्त वहां पे जाने वाला है वो भी एक अच्छा हो, हमें भी मजा दे, दूसरों को भी मजा दे, अच्छा लगे हमको, एक हैप्पीनेस हमारा बढ़े। तो इस हिसाब से हम ध्यान रखें। आ, कस्टमर को वो पूरा सेल्स का प्रोसेस भी इतना मजेदार लगना चाहिए कि उसके लिए भी वो और आए, उसे वो फिर से एक्सपीरियंस। यस। यस। जस्ट अ सेकंड दोस्तों, मेरा कोई कॉल आने से नेट बंद हो गया था अभी। मैं मोबाइल के नेट से आज बात कर रहा हूँ, क्योंकि बारिश के कारण नॉर्मल मेरा ब्रॉडबैंड जो है वो बंद हो रहा है बीच बीच में। ठीक है। आपको मेरी आवाज आ रही है अभी सबको? फिर से जब हम ये हुए तब से। या, थैंक यू स्वप्निल जी। हाँ, सेल्स फंडामेंटल्स में और एक चीज, आइडेंटिफाई द डिसीजन मेकर। कई बार जो आपसे बात कर रहा होता है वो डिसीजन मेकर नहीं होता है ना। आपसे समझिए हस्बैंड कम्युनिकेट कर रहा है बट एक्चुअल घर में डिसीजन मेकर वाइफ है, क्योंकि उन दोनों में, यानी दोनों हैं या दोनों हैं। तो ऐसे में आप केवल हस्बैंड को कन्विंस कर रहे हो बट वाइफ से आप बात ही नहीं कर रहे हो, कन्विंस नहीं कर रहे हो, तो वो रिजल्ट नहीं आएगा।
कभी-कभी नहीं है, ये है बट घर में डिसीजन मेकर घर का बड़ा बेटा है, या फिर घर में डिसीजन मेकर वो जिससे बात कर रहे हो उनके पिताजी हैं, उनकी माँ है, तो कौन है डिसीजन मेकर? इसे आइडेंटिफाई करो। डिसीजन मेकर कोई होगा दूसरा, या तो ये डिसीजन मेकर भले ही है बट इन्फ्लुएंसर्स होंगे जो इन्फ्लुएंस करते हैं उनको, तो वो भी ढूँढ लो, वो भी चेक करो और फिर उनसे भी बात करो, उनसे भी कम्युनिकेट करो, उनको भी कन्विंस करो। तो कई बार जो केवल सामने हमारे साथ जो इंसान डील कर रहा होता है, वो डिसीजन मेकर नहीं होता। तो ऐसे में डिसीजन मेकर ढूँढो और डिसीजन मेकर को भी कन्विंस करो। कई बार वो भले ही डिसीजन मेकर हो, उसके पीछे कुछ इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जो उसके डिसीजन को बदलते रहते हैं। तो उन इन्फ्लुएंसर को भी ढूँढो और उसके थ्रू भी एक डिसीजन लो। उनको भी एक कन्विंस करो ताकि आपको रिजल्ट मिले जो चाहिए वो। तो ये बहुत ज़रूरी है। नॉलेज ऑफ द कॉम्पिटिशन आपको होना चाहिए। तो अभी ये जनरल हम भी आपको जब प्रोजेक्ट्स देंगे तब बताने की कोशिश रहेगी कि कंपैरेटिव भी उसमें एक स्टडी होगा कि बाकी जो प्रोजेक्ट्स हैं, उसके हिसाब से प्रोजेक्ट कैसे या उसके मुकाबले प्रोजेक्ट कहाँ पे बैठता है। तो कंपटीशन भी हमको पता होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कंपटीशन क्या है पता ही नहीं होगा, तो उनको लगेगा यानी आप बोल रहे हो ये अच्छा, बट आपने चेक ही नहीं किया कि बाकी भी अच्छे हैं कि नहीं। तो जब तक आपको कंपटीशन के बारे में पता ही नहीं, तब जो प्रोडक्ट की आप तारीफ़ कर रहे हो अपने या प्रोडक्ट के बारे में जो पॉज़िटिव्स बता रहे हो, वो लोगों को कन्विंस नहीं लगने वाला है। तो उसके लिए नॉलेज लो कंपटीशन के भी बारे में। जब कंपेयर करके बताओगे तब हमेशा ये बताओ कि आप कैसे अलग हो कंपटीशन से, यानी आपका प्रोडक्ट कैसे अलग है कंपटीशन से, और उसे ठीक से समझ भी लो और उसे ठीक से कन्वे करो। इसमें हम अच्छा बोलेंगे तो लोगों को इतना पसंद नहीं आता, या दूसरे के प्रोडक्ट को बुरा बोलेंगे तो लोगों को अच्छा नहीं लगता इतना। बेटर रिजल्ट आता है जब हम उसको कैसे अलग है बताएँगे कि वहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है। तो आप देखिए, आप चूज़ कीजिए। हमको ये बेटर लगता है, आप बताइए कैसा लगता है? हमको बेटर लगता है, ये अलग बात होती है, और हम ये बेटर है, ये कहना अलग बात होती है। तो जब हम अपनी तारीफ़ कर रहे हैं या अपने प्रोडक्ट को अच्छा बोल रहे हैं और इन अ वे दूसरों के प्रोडक्ट से अच्छा बोल रहे हैं, तब वो हमारा सोच है। हमको लगता है ये बेटर, ऐसा बोलना ज़्यादा बेटर होगा। एक सॉफ्ट तरीका है उसी चीज़ को बोलने का, रादर देन आप बोले कि नहीं यही बेटर है। तो इस हिसाब से थोड़ा वहाँ पे हमने सॉफ्ट होना चाहिए। हम कैसे अलग है इसकी बात करें, वो समझ लें और ठीक से कन्वे भी करें। 14, हाँ, क्रिएट अर्जेंसी, यूज़ टेंशन। अब कभी-कभी क्या होता है, लोग जल्दी डिसीज़न नहीं लेते हैं। और ऐसे में देखिए, आपने कई बार देखा होगा मार्केटिंग या सेल्स वाले लोग बोलते हैं कि देखिए इसको बहुत डिमांड है, इतना यहाँ से लोग आए हुए हैं और वो भी बोल रहे हैं, तो आप अगर इतना टाइम लोगे तो शायद ये चीज़ बिक जाएगी, आपको नहीं मिलेगी। अब आपको लगता है ये बस बोलने के लिए बोल रहे हैं, और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि हाँ, हम होता भी है, वो बोलने के लिए बोल रहे होते हैं। बट इसके पीछे कोई बहुत बुरी थॉट है उनकी, या वो फँसाना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं। क्योंकि हमको आदत हो गई है जब तक कोई अर्जेंसी क्रिएट ना करें, जब तक टेंशन ना हो हम डिसीजन नहीं लेते। ऐसी कई लोगों को आदत होती है कि डिसीजन लेना ही है ना, तो मैं डरता हूँ डिसीजन लेने से, भाई इतना 40 लाख की चीज़ मुझे लेनी है और डिसीजन लेने से मुझे डर लग रहा है, और इसलिए मैं फालतू में डिले किए जा रहा हूँ। और वो मैं डिले करता हूँ, जैसे-जैसे डिले होता है कई बार मैं वो डिसीजन नेगेटिव ले लेता हूँ अगर और ज़्यादा डिले हो गया तो। क्योंकि फिर मैं और सोचता हूँ और उसके बारे में नेगेटिव बातें मन में आती है और डिसीजन लेने से डरते जाता हूँ। कोई चीज़ करने से अगर आप डर के रुक रहे हो, तो कुछ दिनों बाद देखिए उसका डर बढ़ता जाता है आपका, और फिर वो आप इतनी डर बढ़ जाता है कि वो चीज़ आप कर ही नहीं पाते हो। तो वही चीज़ इस बारे में भी लोगों की हो जाती है। जब तक वो डिसीजन लेने में वक़्त लगा देते हैं बहुत, तो फिर बाद में ऐसा भी होता है कई बार कि वो नेगेटिव डिसीजन ले लेते हैं। तो ऐसे में थोड़ी अर्जेंसी क्रिएट करना, ये ज़रूरी है। थोड़ा टेंशन क्रिएट करना ज़रूरी है। अब ये टेंशन यानी ताकि वो जल्दी डिसीजन ले। फिर से बताइए मुझे, आपको आवाज़ आ रही है कि नहीं?
यस, थैंक यू। हाँ, तो मैं बात ये कर रहा था कि बिकॉज़ हमारा जो प्रोडक्ट है, वो अच्छा ही है। वो अगर बिकने के लिए हमको अर्जेंसी क्रिएट करनी पड़ रही है, तो ओवरऑल उसमें कोई नुकसान नहीं होने वाला है वो क्लाइंट का, उल्टा उसका फ़ायदा होने वाला है। वो जो उसकी आदत है, केवल डिले करने की, वो डर रहा है डिसीज़न लेने से। इसके कारण वो डिले कर रहा है और खुद के वो डिसीज़न नेगेटिव लेने के चांसेस बढ़ा रहा है, जिससे उसके हाथ से प्रोडक्ट चला जाएगा, जिससे उसका भी नुकसान होगा। अब आप देखिए, आपको कितना परसेंट मिलेगा, हमको पता है कि अराउंड यानी जैसा हम अभी अगले 2-3 इसमें बात ही करने वाले हैं कि अराउंड 20 लाख के आसपास का प्रोडक्ट होगा, तो वहाँ पे हमको कुछ 25,000 की 27,000 के आसपास ऐसा कुछ या वो अलग-अलग होता रहेगा, परसेंटेज बहुत अलग-अलग होते रहेंगे अकॉर्डिंग टू कैटेगरी। वो हम डिटेल में बात करेंगे। आप मार्केटिंग साइड से पूरा इनपुट दे रहे हो उसमें। बट ये करके भी आपको तो इतना ही पैसा मिलने वाला है। वो आदमी जब वो प्रोडक्ट खरीदेगा, उसको शायद हर महीना रेंट ही उसका यानी 2 ती 3-4 महीने में उसको इससे ज़्यादा रेंट मिल जाएगा। या तो उसके प्रॉपर्टी की कीमत लाखों में बढ़ी हुई उसको मिलने वाली है। तो सिंपल सी बात देखिए, ये डिसीजन अगर उसने पॉजिटिव लिया, तो उसको फ़ायदा होने वाला है। ऐसा ही हमने प्रोडक्ट पूरा चेक किया हुआ है। तो ऐसे में वो प्रोडक्ट बिकने के लिए अगर हम अर्जेंसी क्रिएट करते हैं, तो उसमें कुछ गलत नहीं है। अ, थोड़ा उसे कि देखिए बिक जाएगा फिर आपको वो प्रोडक्ट नहीं मिल पाएगा, तो आपको दूसरा लेना पड़ेगा। तो ऐसा कोई टेंशन हम उसको दे रहे हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है। अ, अब इसमें जैसा अभी वो इंश्योरेंस वाले करते हैं कि आपकी ज़िंदगी का कुछ पता नहीं वगैरह-वगैरह, वैसी तो बातें हम नहीं कर रहे हैं। उसमें यानी वो वैसे डर दिखाना शायद सही नहीं होगा, बट यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं, एक अर्जेंसी हम क्रिएट कर रहे हैं, आप जल्दी लीजिए, ये चला जाएगा, बाद में मिलेगा नहीं। इस तरह की आप अर्जेंसी क्रिएट कर रहे हो, इसमें कुछ गलत नहीं है। 15 बी स्मार्ट नॉट नाइव। अब हम ऑनेस्ट हो, हम एथिकल हो, ये ठीक है। बट हमारी ऑनेस्टी का हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। जैसा अभी मुझे लगता है स्वप्निल जी ने पूछा था नहीं विष्णु जी ने पूछा था कि फिर वो डिस्काउंट माँगेंगे लोग। तो हम अच्छा कर रहे हैं और लोग हमारी ऑनेस्टी का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। वो नहीं कर रहे, रिलेटिव ऐसा नहीं कर रहे, बट ऐसा कभी-कभी होता है कि लोग हमें झुला रहे हैं, लोग हमको ध्यान नहीं दे रहे हमारे काम की तरफ या हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो वो भी नहीं होने देना है। हमको स्मार्ट बनना है, हमको हमारा भी नुकसान नहीं होने देना है। हमारी ऑनेस्टी और हमारे एथिक्स का हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है, उसके कारण हमारा नुकसान हो रहा है। ये भी हमने होने नहीं देना चाहिए। हम ऑनेस्टली काम करते हैं ठीक है भाई, पर आप भी हमारे साथ ऑनेस्टली डील कीजिए, ये भी अपेक्षा हमने रखनी है लोगों के साथ में और उसमें खुद का नुकसान होने से खुद को बचाना है। दूसरा अगर कोई गेम खेल रहा है, आपको समझ में आता है ये फालतू में आपका टाइम वेस्ट कर रहा है, तो अपना टाइम बचा लीजिए। अगर आपको पता है ये नहीं खरीदने वाला ऐसा आपको लगने लगा है, तो बस उसको जो पॉजिटिव चीज़ें देनी है वो बता दीजिए, दे दीजिए, उसको डिसीज़न लेने के लिए छोड़ दीजिए, उसको फ़ॉलो-अप में ज़्यादा वक़्त ना बताएँ। तो इस तरह से हमको स्मार्ट भी बनना है, हमको ऑनेस्ट बनना है, इसका मतलब ये नहीं है ऑनेस्टली काम करना है ये या विथ एथिक्स के काम करना है, इसका मतलब ये नहीं है कि खुद का नुकसान कर लेना है। सॉरी, येस, टेक्नो सेवी बनिए। अब देखिए ये सारा काम हमको व्हाट्सएप के थ्रू करना है, टेलीग्राम के थ्रू करना है, आगे जाके कोई और मैसेंजर आएँगे और कोई तरीके आएँगे मैसेजेस के। आप फेसबुक को इस्तेमाल कर सकते हो, आप ट्विटर को इस्तेमाल कर सकते हो। अब आप बोलोगे ये सब मैंने यूज़ नहीं किया या इतना अच्छे से मुझे नहीं आता, तो ठीक है ना, उसे सीखिए अच्छे से। जैसे हमको पता है कि आजकल छोटे-छोटे बच्चे भी ये सारी चीज़ें जल्दी से सीख लेते हैं, तो हम क्यों नहीं सीख सकते? हर कोई सीख सकता है। तो नहीं मुझे ईमेल नहीं आता, नहीं मुझे ये नहीं करना आता, नहीं मुझे वो नहीं करना आता, ये कोई सही बात नहीं है। आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी भी एक लिटरेसी की तरह है। जैसे आज से अगर आप 20-30 साल पहले देखोगे जो एजुकेशन की बात देखिए, एजुकेशन नहीं है, वो लिटरेट तो उसको बहुत बड़ा एडवांटेज था। जो इल्लिटरेट है उसको बहुत बड़ा डिसएडवांटेज था। आज आप बोलोगे तो टेक्नोलॉजी को भी यूज़ करते आना, ये लिटरेसी जितनी ही इम्पोर्टेंट बात है। बराबर?
तो उसमें टेक्नो सेवी बनिए, ये चीज़ें सीख लीजिए, ज़्यादा वक़्त बिल्कुल नहीं लगता। ये सारी चीज़ें फ़ेसबुक हो, ट्विटर हो, व्हाट्सएप हो, ये ऐसी ही बनाई गई होती है कि थोड़ा अगर ध्यान दे कोई भी तो उन्हें सीख ले। तो इसके लिए या डू यू हैव एनी टाइम सेटिंग फॉर फ़ॉलो-अप? यानी कैसा? किशोर जी आप वो मुझे वो क्वेश्चन और अलग शब्दों में पूछिए, मुझे नहीं समझ में आया, आप क्या पूछना चाहते हैं? और थोड़ा डिटेल में पूछिए। यस, फिर मैं लेता हूँ वो। 17 तो यस, मैं टेक्नो सेवी नहीं हूँ। ये कुछ लोग ऐसे बताते हैं कि अरे यार मुझे तो ईमेल वगैरह कुछ नहीं आता। ये कोई बहुत शेखी बघारने वाली बात नहीं है। ये कोई आप खुद के बारे में पॉज़िटिव चीज़ नहीं बता रहे हो। यानी ये मुझे पढ़ना नहीं आता जैसी कोई बात आप बता रहे हो या मुझे लिखना नहीं आता ऐसी बात बता रहे हो। ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो बी टेक्नो सेवी आप अब तक नहीं हैं, अगर है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं है तो बन जाइए, उस पे ध्यान दीजिए, थोड़ा ध्यान देने से हो जाता है। एक तो पहला तो कॉन्फिडेंट बनिए कि ये आता ही है, कोई भी चीज़ और इसमें हमेशा ये रहने वाला है। जब भी डिजिटल मोबाइल्स हो या कंप्यूटर्स हो, उसमें बेसिक्स हमको सीखने पड़ते हैं, बाकी सारी चीज़ें बदलती रहने वाली हैं। तो हमको अप टू डेट रहने की एक आदत रखनी पड़ती है और उसके हिसाब से हमको काम करने की आदत डालनी पड़ती है, ये हमको करना पड़ेगा। 17 एक डिजिटल रेपुटेशन बनाइए। सोशल मीडिया अकाउंट्स आपके हो, जिसमें एक रेगुलर एक्टिविटी हो, इसको थोड़ा वक़्त दीजिए। काम में आपने सोशल मीडिया इस्तेमाल किया, ये एक चीज़ हो गई। ओवरऑल आपको जो भी अच्छी चीज़ें लोगों के साथ शेयर करनी है, उसके लिए आपने एक तो नेटवर्क बढ़ाते जा रहे हो आप, तो आपने अकाउंट्स बनाए अलग-अलग अपने। अलग-अलग यानी अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म्स पे अपना एक-एक अकाउंट बनाया और उसमें कुछ रेगुलर एक्टिविटी आप कर रहे हो। इस तरह से अपना एक डिजिटल प्रेज़ेंस तैयार कीजिए, एक डिजिटल रेपुटेशन बनाइए। इसका भी फ़ायदा आपके काम में बहुत होता जाएगा। आपको बहुत अ, उसके थ्रू कनेक्शंस मिलते जाएँगे जिसका बहुत फ़ायदा होगा। तो उसको भी यूज़ कीजिए, उसको वेस्ट मत होने दीजिए। या ओके, ओके। वही अभी जैसे किशोर जी हमको वो फ़ॉलो-अप तो हमको बेसिकली तो लेना है सेल होने तक, वैसे देखा जाए तो। बट अगर हमको लग रहा है कि ये सेल नहीं होने वाला है, तो वैसे सेल्स वाला काम सेल्स की टीम करने वाली है। उनका जो भी कम्युनिकेशन चल रहा है, उस पे हमारा वॉच होने वाला है थ्रू सीआरएम सॉफ्टवेयर। उनका हर कॉल रिकॉर्ड होके हमको पता होता है, हम सुन पाते हैं। वो सुने नहीं जाता हर कॉल पर अगर जहाँ पे कोई सेल नहीं हो रहा है एक लिमिट के बाद और बट फ़ॉलो-अप पे फ़ॉलो-अप चल रहा है, तो ऐसे में सुना जा सकता है और उसमें कलेक्टिवली एक डिसीजन लिया जा सकता है। बट जब हमको लगता है कि ये बिना वजह मेरा वक़्त जा रहा है फ़ॉलो-अप में, ये इंसान नहीं पॉज़िटिव रिस्पॉन्ड करने वाला, ऐसे में पॉज़िटिव उसको कुछ बता दीजिए। अ, यानी पॉज़िटिव जगह पे उसे छोड़िए कि ठीक है, ऐसा-ऐसा सब है, मैंने आप तक सारा इन्फॉर्मेशन पहुँचा दिया है। अब आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए जब आपको करना है डिसीज़न, तब हम आगे का डिसीज़न लेते हैं। ऐसा भले ही हमने बोला, फिर भी कभी-कभी बीच में उनको टच किया कि एक मैसेज डाल दिया उनको कि हमने ऐसी बात की थी, आप डिसीज़न लेने वाले तो आप जल्दी लीजिए, वो अभी बिक जाएगा या जो भी है। इस तरह से आपने एक मैसेज डाल दिया बीच में कभी 10-15 दिनों बाद। तो यानी आप फ़ॉलो-अप में जाने वाला जो वक़्त है उसको आपने बचा लिया है, बस एक मैसेज के थ्रू वो आपने चीज़ उनको दे दी, तो जिससे आपका ज़्यादा वक़्त नहीं जा रहा है, ऐसे किया जा सकता है। तो बीच-बीच में टच करते रहे, ऐसा 2-3 बार किया, फिर भी नहीं हो रहा है रिज़ल्ट तो हमने छोड़ दिया। तो रादर देन थिंकिंग कि कितने दिनों तक फ़ॉलो करें, हम सोचे कि अ, किस स्टेज पे वो है इंसान। अगर आपको लगता है ये आगे नहीं जाने वाला, ऐसे में पॉज़िटिव जगह पे फ़ॉलो-अप हमने कम कर दिया एकदम से और फिर एक लिमिट के बाद उसको छोड़ दिया, ऐसा हमको करना पड़ेगा। तो रादर देन क्वांटिटी फिक्स नहीं कर पाएँगे हम, हमको क्वालिटी पे ध्यान देना पड़ेगा, किस तरह से रिस्पॉन्स की उम्मीद हमको आ रही है। ये लास्ट पॉइंट सेल्स में, सेल्स फंडामेंटल्स में, ट्रस्ट द प्रोसेस, नेवर डाउट इट, डोंट डेविएट फ्रॉम इट। अब नेवर डाउट इट का मतलब ऐसा नहीं है कि आप चेक मत करो। जो प्रोसेस हम बनाते जा रहे हैं, उसको ठीक से चेक करो। है ना? जो प्रोसेस हमने बनाई है काम की, जैसे अभी
हमने क्या-क्या प्रोसेस आपकी कनेक्टर, एडवाइज़र फ्रेंचाइज़ी की है। तो मेन तो पहले बात कर लेते हैं, केवल कनेक्टर रोल की बात करते हैं। क्योंकि वो यूनिट है बेसिक जिससे मार्केटिंग होने वाला है। तो एडवाइज़र को भी उसी रोल के कॉम्बिनेशंस में काम करना है। फ्रेंचाइज़ी को भी कनेक्टर वाले रोल के कॉम्बिनेशन में काम करना है। तो बेसिक सबसे बेसिक रोल हमारा कनेक्टर का है। मार्केटिंग उसके थ्रू वो ही रोल में हो रहा है। तो हमारी प्रोसेस क्या है आपको पता है। ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाते जाइए, एक नेटवर्क बनाइए अपने कॉन्टैक्ट्स का। उस नेटवर्क को अप टू डेट रखिए कि रेगुलरली उनको कुछ मैसेज भेजते जाइए जो हमारे तरफ से भी आपको दिए जाएँगे। उसमें एक तो रियल एस्टेट प्रोडक्ट्स के मैसेज होंगे मेनली और साथ में उनकी एम्पावरमेंट करने के लिए डिजिटल कोर्सेज़ वगैरह के भी होंगे। बाद में जाकर फिनटेक वगैरह ये सारे प्रोडक्ट्स भी उसमें यानी माइक्रो लोन्स वगैरह उनको चाहिए तो उसके भी प्रोडक्ट्स हम उनको देंगे वगैरह, वगैरह। बट पहले तो यही 2 होने वाले हैं और मेनली रियल एस्टेट पे फोकस होने वाला है। अब ये सब हम कर रहे हैं, तो ये करना है। तो इसे आप रेगुलरली कर रहे हो ठीक से। फिर जो भी वेबिनार्स हैं, रिलेवेंट वेबिनार्स को आप ब्रॉडकास्ट कर रहे हो। अब उसके थ्रू लोग आते हैं, फिर वो जो तो ये जो सारी प्रोसेस हमने बोली, फिर जो हमने लिस्ट आपके साथ शेयर की, उनको अलग से कुछ उनको या सबको ही मैसेज भेज दिया बट उसमें उनको कवर किया, तो उनके लिए वो मैसेज आप डाल रहे हो। फिर उसके बाद उनकी साइट विज़िट कराने में आप सपोर्ट कर रहे हो। तो ये जो सारी प्रोसेस है, इसको ये ठीक से समझ लो। इसमें कुछ अगर आपको गलत लगता है, वो डिस्कस करो ठीक से। बट एंड में प्रोसेस तय होनी चाहिए हमारी आपकी मिलके। ये प्रोसेस तय हो गई। अब एक बार जो प्रोसेस तय हो गई, डेमोक्रेसी में भी कैसा होता है, डेमोक्रेसी में हम नियम कायदे तोड़ना अलाउड नहीं होता। कायदे तय करने के लिए लोगों के प्रतिनिधि होते हैं। सही बात है। तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव जाके वो लॉ बनाते हैं। बट लॉ तोड़ना नहीं अलाउड होता। बराबर? लॉ तोड़ेंगे तो हमको सज़ा भी होती है। लॉ बनाने में हमारा हिस्सा होता है। बराबर? हम बोल सकते हैं कि ऐसा लॉ बनाओ। तो इस तरह से ही बात है। जो प्रोसेस है वो हम मिलके तय करें, वहाँ पे हम डिस्कस करें, कोई प्रॉब्लम नहीं। 10 बार डिस्कस करें हमारे साथ तो भी कोई इश्यू नहीं है। उससे वो बेटर ही होता जाएगा। अब तक उसके रिजल्ट हम आते रहे हैं और ये जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है पूरा रियल एस्टेट का भी, ओवरऑल बिज़नेस का भी और ओवरऑल ये सारे डिजिटल मीडिया को इस्तेमाल करने का भी। उसके हिसाब से प्रोसेस हम बना के उसके रिजल्ट अच्छे लेते रहे हैं, इसलिए प्रोसेस आपको बता रहे हैं। यानी आपको वही प्रोसेस प्रेज़ेंट कर रहे हैं। उसमें कोई आपको जो भी क्वेरीज़ हैं, उसपे हम 10 बार डिस्कस कर सकते हैं, 50 बार डिस्कस कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। उसको ठीक से समझ लो। बट बाद में जब हम काम शुरू करते हैं, तब प्रोसेस छोड़ के अलग अपनी कोई प्रोसेस निकाल के काम करना, ये कोई सही तरीका नहीं है। ऐसे में आपको कभी आप सक्सेसफुल भी होगे तो पता नहीं चलेगा कि वो सक्सेसफुल हुए। तो वो सक्सेस आप रिपीट नहीं कर पाओगे। अनसक्सेसफुल हो गए तो आपको ये पता नहीं चलेगा क्या हो रहा है। आप बोलोगे नहीं, नहीं ये पूरा प्रोसेस ही गलत है। अरे भाई पर तुमने प्रोसेस के हिसाब से किया कि काम, वो किया ही नहीं है। तो गलती कैसे पकड़ेंगे तुम्हारी? तो यही बात है, प्रोसेस पे 10 बार डिस्कशन चल सकता है बट जो प्रोसेस सेट है उसको ट्रस्ट करो, उसको डाउट मत करो, उससे डेविएट नहीं होना है। तो जो प्रोसेस हमारी तय है, उससे काम करो तो बेस्ट रिजल्ट आते हैं। डेविएट मत होइए। अब डेविएट नहीं होना है ना, आप बोलोगे नहीं मैंने अलग तरीके से कोशिश की और अच्छा रिजल्ट आया। ठीक है, तो उसको सब मिलके उसको फिर से डिस्कस करो। तो हमको और अच्छे से वो क्लियर हो जाएगा कि क्या रिजल्ट है, किसके कारण है और आपको भी ज़्यादा क्लियर होगा और वो प्रोसेस भी डेवलप होती जाएगी। तो ठीक है, वो प्रोसेस आप अपनी डेवलप कीजिए, बट ये बेस्ट तरीका है। जैसे हमने देखा था कि अब नॉर्मल कोई बिज़नेस करता है, खुद का एक बिज़नेस उसने एंटरप्रेन्योर है, उसने अपना एक बिज़नेस शुरू किया। उसमें वो तो सारी चीज़ें वो खुद तय करेगा, बिज़नेस कैसे करना है, बिज़नेस कैसे लाना है, मार्केटिंग कैसे करना है, सेल्स कैसे करना है, अकाउंटिंग कैसे करना है, उसका कमीशन कैसे आने वाले हैं, इनकम कहाँ से आने वाला है, ये सब वो खुद तय करेगा। ऐसे बिज़नेसेस में हमने देखा है कि अ, अराउंड 20% ही बिज़नेसेस 3 साल के बाद काम करते रहते हैं, 80% बिज़नेसेस बंद होते रहते हैं। वही अगर आप फ्रेंचाइज़ी या डीलरशिप मॉडल में चले जाओ तो, जहाँ पे बिज़नेस प्रोसेस मॉडल किसी का सक्सेसफुली सेट है। अब उसको केवल दूसरे लोग इन्वेस्ट करके उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, अपना फ्रेंचाइज़ी बना रहे हैं। ऐसे में ये देखा गया है कि ओनली 20% ही बिज़नेसेस बंद होते हैं पहले 3 सालों में।
यानी 80% तक बिजनेसेस सक्सेसफुल हो जाते हैं। पहले 3 सालों तक टिक गया बिजनेस तो वो आगे बढ़ता रहता है। तो ये जो चीज़ है सस्टेनेबिलिटी, ये कई गुना बढ़ जाती है प्रोसेस के कारण। तो आप सम इसलिए जो बिज़नेस मॉडल हम डिस्कस कर रहे हैं, जो प्रोसेस हम डिस्कस कर रहे हैं, उसको ट्रस्ट करो। उसमें कोई आपको प्रॉब्लम्स लगते हैं, ऑब्जेक्शंस लगते हैं, 10 बार डिस्कस करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अ, अब जैसे मैं ट्रेनिंग डिपार्टमेंट से हूँ, तो मैं आपसे डिस्कस कर सकता हूँ। आपकी कुछ चीज़ें हैं जो ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में मैं एक्चुअल बिज़नेस में नहीं होता हूँ, मैं ट्रेनिंग साइड से होता हूँ। तो एक्चुअल बिज़नेस रिलेटेड जो मुझे बातें करनी होती है, मुझे जो एक्चुअल बिज़नेस करने वाले डायरेक्टर्स हैं कंपनी के, सीनियर जो काम करने वाले लोग हैं, उनके साथ डिस्कशन से तय होता है कि क्या ट्रेनिंग में लाना चाहिए। तो उनसे भी आप बात कर सकते हो, उनके नंबर हम आपके साथ में शेयर कर अक्षय जी जो डायरेक्टर हैं, उनका नंबर आपके पास में है, तो उनसे आप डिस्कस कर सकते हो। तो प्रोसेस को डिस्कस 10 बार करो, बट उसको ट्रस्ट करो। उसको एक बार आपने तय कर लिया, फिर से डाउट करना शुरू कर देना। और उससे डेविएट होके काम करना, ये कोई सही बात नहीं है। आपको कोई नई आइडिया आई, उसको फिर से डिस्कस करो। उसको आपने 1-2 बार ट्राई किया, ठीक है। फिर जो भी रिजल्ट आया, उसको फिर से डिस्कस करो, बट प्रोसेस छोड़ के काम करते जाना, इससे आप कहीं नहीं जा पाओगे, हम भी कहीं नहीं जा पाएँगे, हम भी आपकी मदद नहीं कर पाएँगे, ये प्रॉब्लम उसमें होता है। या यस, तो प्रोसेस आर लाइक थंब रूल्स, वेरी ट्रू। ठीक है, तो ये रहे सेल्स के बेसिक्स जिस पे हमने डिस्कशन किया। इस पे आपके कोई सवाल हो और कुछ तो हमने ले लिए, तो हम और डिस्कस कर सकते हैं। अ, ठीक है, हमको कुछ पॉइंट्स अगर अभी डिस्कस करने हैं तो कर सकते हैं। या प्रो रियल्टी कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। ओके स्वप्निल जी। या अब और एक कंसेप्ट, कुछ सवाल हो तो आप डाल दीजिए, उस पर डिस्कस करते हैं। एक और कंसेप्ट जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, हमने देखिए एज अ कनेक्टर हमने काम शुरू कर दिया। उसमें पहली चीज हमने डिस्कस की थी कि हम अपने पास में जो भी रिलेवेंट कॉन्टैक्ट्स हैं, उसका एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाएं। 1, 2 जितने भी होंगे, 3 जितने भी होंगे। तो वो काम मैं आशा करता हूँ आप सबने किया होगा कंप्लीट। अ, अब उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि 2-3 लोगों से आप फ़ोन पे बात करें और उसमें से उनको कॉन्टैक्ट माँगिए। तो उसमें क्या रिज़ल्ट आया आपको, अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो मैं आपका माइक वगैरह यहाँ से ऑन कर सकता हूँ, आप सबसे शेयर भी कर सकते हैं, आप मुझे बताइए चैट में, फिर मैं आपका माइक ऑन कर सकता हूँ। अब तीसरी बात है, किशोर जी आप बोलना चाहते हैं क्या उसको लेके माइक पे? ओके, ठीक है चलो, मैं भी हेडफ़ोन पहनता हूँ ताकि मुझे सुनाई दे। अभी आपको माइक ऑन करना पड़ेगा अपने साइड से। मैंने आपको अलाउ किया है। हाँ, नाउ यस, अभी यस, आ रहा है। आ रहा है आवाज़। हाँ, किशोर जी। सर मैंने मतलब जो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू दिस आप जैसे बताया कि हम जो रिलेटिव्स या इससे या मैंने सोचा जैसे मैंने अपने आपको बताया था एक कि एक बिल्डर 1 मिनट किशोर जी। सबको आवाज़ आ रहा है बाकी लोगों को किशोर जी का? या आ रहा है, हाँ, सबको आ रहा है। हाँ, किशोर जी बोलिए। को इंस्टेड ऑफ मतलब ये जो आपने जो बताया था वो तो एक्सरसाइज 4-5 लोगों को मैं पूछ नहीं पाया। दैट आई विल ठीक है, डेफिनेटली डू बट आई स्पोक टू वन ऑफ द बिल्डर व्हिच आई नो हिम ओके, इन आवर एरिया।
तो ओके, ही पॉजिटिवली मतलब उन्होंने बोला ठीक है, यू कनेक्ट मी टू योर कंपनीज द अथॉरिटी पर्सन। सो ओके, ओके। अभी हाउ डू आई गो अबाउट इट सर? मुझे आपका यस, थोड़ा गाइडेंस चाहिए था। बिल्कुल। इज अक्षय अक्षय जी का मैं नंबर आपको देता हूँ, अक्षय सर का। आप उनसे डायरेक्ट बात कर लीजिए। आई मीन अक्षय जी इज द ओनर ऑफ द कंपनी? या अक्षय जी इज़ वन ऑफ द डायरेक्टर्स। 3 डायरेक्टर, डायरेक्टर्स में से 1 डायरेक्टर हैं और ओके। हाँ, और जो टाई अप साइड है, यानी डिजिटल साइड, सॉफ्टवेयर साइड एंड टाई अप्स वगैरह, वो भी अभी हेड कर रहे हैं। ओके। यस, तो मैं अभी नंबर आपको यहाँ पे चैट में डाल रहा हूँ अक्षय सर का, आप उनसे ज़रूर बात कर सकते हैं। जी, ओके, बिकॉज़ आई आस्क्ड हिम कि आई नो यस, हिम वेरी वेल कैसा है वो बिल्डिंग लाइन में, तो आई थॉट कि क्यों ना उनसे बेस्ट, पूछ लूँ मैं। बेस्ट, बिकॉज़ ही इज़ हैविंग बिल्कुल। कमिंग अप विथ 2 प्रोजेक्ट इन आवर एरिया। तो ओके, ही सेड ओके, आप मुझे कनेक्ट कर लेना आपके सीनियर से। आई विल टॉक टू यस, देम। तो दैट्स द करेक्ट। ओके सर? ओके ग्रेट, सर। ग्रेट। ओके, नो प्रॉब्लम। ओके। ठीक है। यस, तो एक तो बात है कि ठीक है, आपको वो काम करना है अभी, आप लोगों से बात कीजिए, आपको क्या एक्सपीरियंस आता है शेयर कीजिए हमारे साथ में, ताकि हम उसमें आपके साथ में एक डिस्कशन कर पाएँ। अब उसके बाद एक प्रोसेस चलता रहेगा जो आपके पर्सनल कॉन्टैक्ट्स है, उससे रेफरेंस लेके आप और कॉन्टैक्ट्स बढ़ाते जाएँगे, अपना नेटवर्क बढ़ता जाएगा आपका। तो ये एक प्रोसेस चलेगा। इसके थ्रू आपको 2 सेल मिनिमम अचीव करने हैं जल्दी से जल्दी। यानी ये सारे टाइप्स वगैरह हमारे कंटिन्यूअसली चल रहे हैं। ये हम अभी ट्रेनिंग जैसे ही आपका खत्म होगा, आपको आगे क्या टाइप्स है और कैसा क्या आपका काम करना है, वो प्रोडक्ट्स आपको दे देंगे। उसके थ्रू आप 2 रियल एस्टेट के सेल्स अचीव कीजिए और वो अचीव होने के बाद यानी आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ गया है और आप ठीक से कर पा रहे हो। उसके बाद में एक और आप प्रोसेस ऐड कर सकते हो अपने कॉन्टैक्ट्स और नेटवर्क बढ़ाने के लिए। आफ्टर अचीविंग 2 सेल्स फ्रॉम पर्सनल कॉन्टैक्ट्स, every connector will have permission to appoint maximum of 20 Shopee partners. Shopee partners यानी क्या? तो जो आपका एरिया है, अब Shopee partners इसलिए कि Shopee ओनर्स जो होते हैं, जो शॉप्स होते हैं हमारे एरिया में, वो शॉप ओनर्स जो होते हैं उनके पास में अ, एक तो वहाँ पे फुटफॉल होता है, वहाँ पे लोग आते रहते हैं रेगुलरली और वो कुछ खरीदने के लिए वो लोग आते हैं। आपको पता होगा कि कई बार वो शॉप ओनर्स वगैरह होते हैं, उनके यहाँ पे वो रियल एस्टेट के ये लगे होते हैं कि आपको अगर रेंट पे घर चाहिए तो यहाँ पे पूछिए, रियल एस्टेट की कोई इंक्वायरी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ शॉप ओनर्स करते हैं। बट यही हमको करना है कि हम ऐसे शॉपी पार्टनर से अच्छे से कनेक्शन बनाएँ और 20 तक शॉपी पार्टनर हमको बनाना अलाउड होगा और उनसे हम कॉन्टैक्ट्स लें। और ये जब कॉन्टैक्ट्स की बात कर रहे हैं, तो इन ये क्या-क्या करेंगे शॉपी पार्टनर्स आप देखिए। तो गिविंग कॉन्टैक्ट्स टू कनेक्टर, तो उनके पास में जो इस तरह के कॉन्टैक्ट्स होंगे, तो वो देने को वो आनाकानी नहीं करते हैं। वो आराम से आपको ये कॉन्टैक्ट्स देंगे। अलाउइंग अ स्टिकर और पोस्टर टू बी डिस्प्लेड इन द शॉपी, तो आप रियल एस्टेट से जुड़े आपको अगर और कॉन्टैक्ट्स जमा करने हैं, तो आप अगर आप रियल एस्टेट में इंटरेस्ट हैं, तो वो हम पोस्टर आपको देंगे। वो पोस्टर का सॉफ्ट कॉपी आपको हम भेज देंगे। वो आप प्रिंट करा के शॉपी पार्टनर को दे सकते हैं। क्योंकि वो फिजिकली प्रिंट करा के भेजने में कोई तुक नहीं है, आजकल प्रिंटिंग वगैरह हर जगह बहुत आसानी से हो जाता है। हम सॉफ्ट कॉपी आपको भेज देंगे, वो पोस्टर्स जो भी 2-3 तरह के होंगे उसकी, वो शॉपी से पूछ लीजिए आप पार्टनर से, वो स्टिकर या पोस्टर जो होगा वो डिस्प्ले करने को अलाउ कर देगा। और शॉपी पार्टनर को क्या करना है, तो शॉपी पार्टनर को आपको कॉन्टैक्ट्स देने हैं। तो आपको अचीव कीजिए, धीरे-धीरे उनसे आराम से 1000 से ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स आपको मिल जाएँगे शॉपी पार्टनर से। आपके जितने कॉन्टैक्ट्स होते हैं, उससे ज़्यादा कॉन्टैक्ट शॉपी ओनर्स के पास में होते हैं, वो आपको मिल जाएँगे। उस उनको केवल इतना बोलिए जो प्रॉपर्टी सेल्स वाले वेबिनार, प्रॉपर्टी इन्फॉर्मेशन वेबिनार जो हम लेने वाले हैं, उनको एक अटेंड करने के लिए बोलिए, ताकि उनको पता हो वो कहाँ पे नंबर दे रहे हैं। वो आपको जो नंबर दे रहे हैं, वो क्यों दे रहे हैं, वो उनको पता हो जाए। इसके लिए उनको बस एक प्रॉपर्टी सेल वेबिनार आप अटेंड करने को ज़रूर बोलें। ये जो शॉपी पार्टनर होंगे, इनको हर सेल पर रेंज कितना प्रोडक्ट का कैपेसिटी
प्रोडक्ट का प्राइस है उसके हिसाब से उनको भी हर सेल पर, उनके थ्रू आने वाले कॉन्टैक्ट के हर सेल पर 5,000 to 10,000 रुपीज एडिशनल कमीशन दिया जाएगा प्रो की तरफ से। तो वो आपका शॉपी पार्टनर है, सेल हुआ, आपको पता है पहले से आपको क्या कमीशन मिलने वाला है एज अ कनेक्टर, एज अ एडवाइजर या एज अ फ्रेंचाइजी। ये सब आपको पहले से पता होगा, ये पहले से डिक्लेयर्ड होगा। बट आपके शॉपी पार्टनर के थ्रू अगर कोई कॉन्टैक्ट आया, उसमें सेल हुआ, तो वो सेल में वो शॉपी पार्टनर को भी अलग से कमीशन, आपका कमीशन वैसे ही इंटैक्ट है, उसके अलावा एडिशनल कमीशन डिपेंडिंग ऑन द प्राइस एंड रेंज ऑफ द प्रोडक्ट 5,000 to 10,000 तक हम उसको देते रहेंगे। तो हर सेल पे उसको भी एक अच्छा कमीशन मिलेगा, तो जिसके कारण वो देने को तैयार भी होंगे। ऑन एन एवरेज में देखोगे तो शॉपी पार्टनर को आराम से वो 3 बुकिंग देता रहेगा। ये 20 में से आपको 5-6 शॉपी पार्टनर बहुत एक्टिव भी मिलेंगे, जो आपको बहुत कॉन्टैक्ट्स देंगे और उनके ऐसे महीने में 2-2 3-3 सेल हो रहे हैं उनके थ्रू। वो तो आपके भी हो रहे हैं, यानी फाइनली जब आपका शॉपी पार्टनर है, उसका सेल हो रहा है यानी आपका भी हो रहा है, ऐसा। तो ब्रोकर्स यानी आप क्या बोलना चाह रहे हो किशोर जी? मुझे बताइए। हाँ, तो शॉपी पार्टनर केवल कॉन्टैक्ट्स देगा या केवल ये स्टिकर लगाने से उसके थ्रू कॉन्टैक्ट्स आएंगे, ये दोनों उसको वही बोलिए, ये जो आपने स्टिकर लगाया है, वो स्टिकर का कॉन्टैक्ट आप लो उनसे, कि कॉन्टैक्ट आप उनको मांगो। वो स्टिकर पे ऐसे कोई नंबर नहीं होगा कि इनको आप जाके कॉन्टैक्ट कीजिए। वो स्टिकर में ऐसा होगा कि इनको अपना नंबर दीजिए, इनके यहाँ पे अपना नाम रजिस्टर करा लीजिए। अगर आप रियल एस्टेट या अपनी वेल्थ बढ़ाना चाहते हो यूजिंग रियल एस्टेट, जो भी उसका पोस्टर का पूरा एक फॉर्मेट होगा वो मिल जाएगा आपको। वो ऐसा होगा कि शॉपी पार्टनर के यहाँ पे लिस्ट बनेगी और फिर वो लिस्ट आपके साथ शेयर करेगा, तो वो उसके थ्रू जब सेल होता है तो उसको भी इनकम होता रहेगा। कई शॉपी पार्टनर ऐसे मिलेंगे आपको जिनका महीने में 1 या 2 सेल होने लगते हैं। तो इतना 5,000 10,000 का एडिशनल सेल ये शॉपी पार्टनर के लिए एक अच्छी चीज होती है। उसको भी, उसको तो पता है, उसको तो एक-एक छोटे-छोटे प्रोडक्ट पे पैसा कमाने की आदत या है। उसको तो एक प्रोडक्ट पे ₹1, एक प्रोडक्ट पे 50 पैसा ऐसा मिलता है। फिर भी वो ध्यान देके वो चीज़ें करता है और उसको वो बिज़नेस की आदत है। तो एक ही सेल पे जब उसको इतने अच्छे मिलते हैं पैसे, तो उसके लिए भी वो तैयार होता है। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स शॉपी पार्टनर से हमको हमेशा मिलता है। तो ये आपको अलाउ होने वाला है और आराम से एवरेज में तो 3 बुकिंग मिल ही जाते हैं एक शॉपी पार्टनर को। तो यानी देखिए आपको, यानी 3 बुकिंग इन अ ईयर यानी 20 शॉपी पार्टनर के 60 बुकिंग तो यहीं से आराम से आपको आने वाले हैं और टोटल हमको 60 बुकिंग ही करने हैं। तो आप देखोगे कि इससे भी एक अच्छा आपको एडिशनल कॉन्टैक्ट्स मिलने वाले हैं और वो भी देखिए उसको भी वो कॉन्टैक्ट्स देने के पीछे कुछ फायदा होने वाला है। हमको सर अचीव कैन वी करना है आराम से 1000 तक कॉन्टैक्ट्स। विष्णु शर्मा जी नहीं, आपको अपने के कमीशन में से कुछ भी उनको नहीं देना है। ये जो उनका कमीशन है, जो रेंज होगा 5,000 से लेकर तो 10,000 तक, ये प्रो देने वाला है अलग से उनको, आपको नहीं देने वाला है, आपको नहीं देना है। सर आपके शुड वी स्टार्ट कमीशन पहले डिक्लेयर्ड होंगे। अब देखिए ना, आप अगर कनेक्टर है, तो आपको कनेक्टर वाला कितना कमीशन है हम पहले ही बता चुके हैं, है ना? वो प्रोडक्ट के बारे में बता दिया होगा कि ये रियल एस्टेट का प्रोडक्ट इतने रुपए का है, इसमें कनेक्टर को और एडवाइजर को, इन्हें दोनों को सेम ही होता है, तो दोनों को इक्वल होता है ना, तो वो इतना कमीशन होगा। और फ्रेंचाइजी को अगर डिजिटल कैंपेन के थ्रू हुआ, तो डबल कमीशन होगा, तो वो पहले ही पता होगा आपको, तो वो पहले ही पता रहने वाला है। उसमें से कोई शेयर नहीं करना है आपको। अगर वही आपके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में से सेल हुआ, तो आपको वो अपना कमीशन वैसे ही मिलेगा। अगर शॉपी पार्टनर के थ्रू जो कॉन्टैक्ट आया था उसमें से सेल हुआ, तो भी आपको उतना ही कमीशन मिलेगा। समझो अगर वो प्रोडक्ट का कमीशन आपका है 40,000 रुपीज, शॉपी पार्टनर के थ्रू हुआ तो भी आपको 40,000 मिलेगा, डायरेक्ट हुआ तो भी आपको 40,000 मिलेगा। शॉपी पार्टनर के थ्रू जब सेल होता है तो उसको एडिशनली हमारे तरफ से 5 to 10,000 वैसा एक रेंज हम रखेंगे, जिससे आपको वो कॉन्टैक्ट्स लेने में आसानी हो जाए, बट आपको वो शेयर भी ना करना पड़े। तो ऐसा हमने वो मॉडल बनाया है। तो इसका भी आपको बहुत बड़ा फायदा होने वाला है और इससे आपका जो रेंज है कॉन्ट्रैक्ट्स का, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। बट ये आपको अचीव करना है, आपको शॉपी पार्टनर्स को साथ में नेटवर्क में जोड़ना है, तब ये अचीव होगा। सर एक ठीक क्वेश्चन है? है। सर एक क्वेश्चन है। तो इस तरह से आपको काम करना है।
तो ये एक एडिशनल आगे जाके जो रहने वाला है आपके लिए। बट इसके लिए शुरू में क्या करना है आपको, बस आप 2 सेल्स अचीव कीजिए जल्दी से। हमारा ट्रेनिंग खत्म होगा, उसके बाद उसके साथ में हम पैरेलल रजिस्ट्रेशंस आपके कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद प्रोडक्ट्स वगैरह हम आपको इंट्रोड्यूस करा देंगे, सारा डिजिटल काम शुरू हो जाएगा। फिर आप एक्चुअल में सेल्स शुरू करके 2 सेल्स कर लीजिए, इसके बाद शॉपी पार्टनर वाले इसमें जाइए। ये इसलिए भी करना है क्योंकि कुछ प्रोसेसेस के बारे में हम पहले थोड़ी प्रैक्टिस कर ले, कॉन्फिडेंट हो जाए, फिर अगली प्रोसेस की तरफ जाए। तो बस एक अंदाजा आपको आए कैसे आपको बढ़ाना है, इसके लिए मैंने ये कंसेप्ट आपको इंट्रोड्यूस किया है, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है? तो चलिए, अभी और कोई सवाल है तो ज़रूर पूछ सकते हैं, वरना मुझे जो रखना सर था आपके सामने वो कंप्लीट हुआ ये या ये दो जो सेल आप बोल रहे हो ओके सर, विष्णु जी। ये दो जो हाँ, सेल आप सॉरी बोल रहे किशोर हो, जी आप कुछ बोल रहे हैं। हाँ, बोलिए। ये ये दो जो सेल आप बोल रहे हो ना, 2 सेल करने हैं, जी। तो ये अभी मतलब कैसे आप बता रहे हो कि आप कुछ हमको दोगे प्रोडक्ट हाँ, हाँ, रियल एस्टेट के जब प्रोडक्ट आपके ट्रेनिंग के बाद रजिस्ट्रेशंस हो गए ट्रेनिंग के ट्रेनिंग बाद के। ना, नॉट नाउ हाँ, एक्चुअली। यस, यस, नॉट नाउ। ओके, बिल्कुल। ओके। नहीं आप अभी बोल रहे हो ना कि 2 सेल हाँ, करना है तब तो ये मुझे यानी एक एक बोलिए कि ये कनेक्टर सेकंड फेज शुरू हो गया। कनेक्टर फर्स्ट फेज में हमने पहले केवल इतना किया कि 2 सेल हमें करा क्या लिया। करना है, राइट, हाँ, ओके। हाँ, ये आपको बाद में ही करना है, बिल्कुल। बट ओके। एक आपको समझ में आया कि बट सर आइडिया ये जो क्या है? हाँ, ब्रोकर आप मुझे पूछे ना, ब्रोकर आई मीन टू हाँ, से हाँ, दैट, हाँ। देखिए लोग छोटे-छोटे जो ब्रोकर होते हैं, राइट? कि हुँ, वो लोग ने चलते फिरते भी जैसे नहीं है वॉक इन वाले, जैसे कोई मुझे मान लो मैं बोलता हूँ हैंड टू माउथ कि मुझे मेरे एक छोटा रूम चाहिए। मैं मानो आज ही मेरे पास एक पूछा कि मुझे एक 1 आरके चाहिए जो कन्वर्टेड हो, तो ऐसे मैंने 1-2 जन को पूछा। लाइक हाँ। छोटे-छोटे ब्रोकर होते हैं, तो उनको भी वी कैन कनेक्ट देम आई मीन जो उनको भी ये जो कमीशन की आप बात की अगर उसके थ्रू होगा, उनके थ्रू भी सेल होगा तो उनको भी ये जो 10 5 टू 10,000 वाला अपना फंडा रहेगा? कोई यहीं प्रॉब्लम पे नहीं। वो प्लान है? यानी वो आपके हम बोल रहे हैं कि या ओवरऑल उनके पास शॉपी ओ के लिए उनके पास शॉप होना ज़रूरी है? कोई ज़रूरत नहीं, उनके पास अगर 1000 से ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स हैं, हाँ, हाँ। तो क्या प्रॉब्लम तो है? तो हाउ वो आपके मतलब शॉपी जब मैं पार्टनर हो गए, तो भले ही उनके मैं पास और शॉपी नहीं है। नहीं, मैं क्या पूछ रहा हूँ सर कि अगर मैं ये जैसे मैंने आज किसी को बोला कि भाई मुझे ऐसा रूम चाहिए, तो हाउ शुड आई अप्रोच एंड आस्क हिम कि भई मुझे अगर आप ऐसा करोगे तो मुझे हेल्प करो या मेरी तो वो क्या वो उसको तो 5-10,000 से तो नहीं, ज़्यादा ही क्या मिलता है। होता है ब्रोकर्स में वही होता है, ब्रोकर्स एक तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऐसा आपको देने में तैयार ही नहीं होंगे। हाँ, ये वो जो बिकॉज़ कस्टमर है वो उनको अपने प्रोडक्ट देंगे ना वो वहाँ पे। वही मैं बोल रहा हूँ। हाँ, तो वो हाँ, तो 5,000 ब्रोकर एक 10,000 तो के पीछे तैयार तो नहीं होंगे। हुँ, हुँ। तो व्हॉम और शुड वी अप्रोच हिम? हाँ, तो जैसे बेस्ट इसलिए बेस्ट बेस्ट रिजल्ट वो शॉपी पार्टनर के थ्रू ही आने वाले हैं। ओके। क्योंकि शॉपी वाले के पास भी बहुत कॉन्टैक्ट होते हैं बट उसका वो अलग से कोई इस्तेमाल नहीं करने वाला। ब्रोकर ओके। कैसे है उसके पास के हाँ, कॉन्टैक्ट्स का वो इस्तेमाल करने वाला राइट, राइट, है ना? उल्टा हम राइट। यानी जो ब्रोकरेज के थ्रू होता था काम, उसी रोल को हमने मॉडिफाई किया है अभी पूरी तरह से, है कि नहीं? राइट, तो वो वैसे शायद नहीं करेगा, पर आपको कोई ब्रोकर मिलता है जो अच्छा आपका फ्रेंड है, वो बोलेगा ठीक है यार तुम भी ले लो कॉन्टैक्ट देखो क्या होता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमको वो कोई इश्यू नहीं है। यानी शॉपी होनी चाहिए उनके पास ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है वैसे देखा नहीं जाए ना? तो। राइट, हाँ, वही ठीक। तो ऐसे जो जैसे अच्छे कोई अभी वाले ऑफिस है, जैसे कोई हुँ, ऑफिस है, हाँ, जहाँ पे छोटा बहुत ऑफिस लोग है आते हैं, हाँ, रेगुलर आते हैं। राइट, अब वो राइट, आदमी बोलता है कि मैं तैयार हूँ आपको कॉन्टैक्ट्स देने के लिए। मैं ऐसा यहाँ पे ओके। लगा दीजिए पोस्टर, उसमें हुँ, जो हुँ, जो लोग कॉन्टैक्ट मेरे पास के भी एक तो दे देता हूँ, साथ में जो हुँ, लोग रेगुलरली कॉन्टैक्ट नंबर देते जाएँगे, वो भी आपको देता जाऊँगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने को। ग्रेट, ठीक यस, है, है कि नहीं? ओके, राइट, यस, राइट, हाँ। अभी विष्णु जी जो पूछ रहे हैं, हाँ, शॉपी पार्टनर्स डायरेक्ट कुछ भी सेल नहीं करेंगे। शॉपी पार्टनर्स केवल आपको कॉन्टैक्ट्स देंगे। उनको कॉन्टैक्ट कैसे मिलेंगे? 2 तरीके से, एक तो उनके पास में पहले से जो कॉन्टैक्ट्स हैं, उनके पर्सनल कॉन्टैक्ट्स, वो आपके साथ शेयर करेंगे। जो रियल एस्टेट के क्लाइंट हो सकते हैं, ऐसे उनको लगेगा अब उनके पास में समझिए उनके फ़ोन में, सोशल मीडिया में उनके पास में समझिए 500 कॉन्टैक्ट्स हैं। वो शायद 500 के 500 आपको नहीं देंगे, उसमें से शायद कोई 50 कॉन्टैक्ट आपको देने को तैयार हो जाए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। साथ में वो क्या करेंगे, उनके शॉपी में, उनके ऑफ़िस में, वहाँ पे वो अपने पोस्टर जो हैं, वो 2-3 पोस्टर हम उनको देंगे, वो लगा देंगे। और लोग वो पोस्टर देख के उनको फ़ोन नंबर देंगे अपने। वो फ़ोन नंबर केवल आपके साथ में शेयर करेंगे। शॉपी पार्टनर डायरेक्ट सेल किसी भी बात का नहीं करेंगे। तो वो कॉन्टैक्ट अभी आपके हो गए, बस शॉपी पार्टनर के थ्रू हुए। वो कॉन्टैक्ट्स में तो उसका जो मेथड होने वाला है, ये शॉपी पार्टनर के कॉन्टैक्ट कैसे आप आइडेंटिफ़ाई करोगे?
हम कैसे आइडेंटिफ़ाई करेंगे? ये सब हम आपको बताएँगे जैसे ही हम काम शुरू करते हैं, वो टेक्निकल चीज़ें आपको हम बताते जाएँगे। तो ये अब हम आइडेंटिफ़ाई प्रॉपर करेंगे और शॉपिंग पार्टनर के थ्रू जब सेल होगा, आप ही वो सारा करोगे। वो जो कॉन्टैक्ट्स है वो आपने अपने ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड कर डाले, शॉपिंग पार्टनर के थ्रू आए हुए। वो कॉन्टैक्ट्स आपके ब्रॉडकास्ट लिस्ट के थ्रू आगे उनको मैसेजेस जा रहे हैं और उससे जो भी मार्केटिंग होगा, उसके थ्रू सेल होने पे आपको कमीशन मिलेगा और शॉपिंग पार्टनर को मिलेगा। या ठीक है विष्णु जी, समझ में शायद क्लियर हुआ होगा? हाँ, या ओके, ग्रेट, पोस्टर्स वगैरह हम थैंक डिजिटली यू। देंगे ना सर? अभी यानी ये दूसरा मॉडल यानी इसमें समझने के लिए हम समझ सकते हैं कि एक तो हम जो हमारे पहचान के लोग हैं उनको रेफरेंस माँग रहे हैं दूसरे नंबर्स का। बट ये कैसे उनको कोई रेफरेंस देके वैसा फ़ायदा नहीं है। वो अपनी हमारी मदद कर रहे हैं। वो नॉन प्रोफेशनल तरीके से हमको रेफरेंस दे रहे हैं। ये शॉपी पार्टनर क्या है, एक तो प्रोफेशनल तरीके से रेफरेंस दे रहा है, उसको कुछ फ़ायदा मिलने वाला है उसके बाद। दूसरा वो और गैदर भी कर रहा है कॉन्टैक्ट्स और वो भी हमको दे रहा है। तो ये फ़र्क पड़ेगा। अमित कुमार जी जैसा हमने कहा कि एक तो मेजॉरिटी या इनफैक्ट हर प्रोजेक्ट हम सोल सेल लेने की कोशिश करते हैं। तो वो बिल्डर के पास में सेल वो बिल्डर करने ही नहीं वाला। वो बोलने वाला है आपको सेल करना है तो आप प्रो पार्टनरशिप के प्रो की तरफ जाइए। तो वो वैसा ही होना। दूसरा ये शॉपी पार्टनर को कैसे पता चलेगा कौन-सी प्रॉपर्टी है आपके पास में? वो प्रॉपर्टी में किसको कॉन्टैक्ट करना है कि नहीं? तो जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं आगे के सेल्स टीम के, ये आपके पास में है। और दूसरा वो प्रॉपर्टी के बारे में भी इंफॉर्मेशन जो है वो और एक आधी प्रॉपर्टी के बारे में वो कर भी लेगा। हमारे पास में तो रेगुलर प्रॉपर्टीज़ आते रहने वाले हैं। तो और वैसे जो बिल्डर वगैरह होगा, जो डेवलपर होगा या हमारे जो प्रोजेक्ट्स रहेंगे रियल एस्टेट के, वो कोई बता ही नहीं रहा है बाहर में, ऐसा तो नहीं होने वाला। तो वैसा कुछ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है, जो इतना एक्टिव शॉपी पार्टनर होता है। फिर वो तो ऐसा भी हो सकता है कि वो कल जाके अपना कनेक्टर बन जाए, एडवाइज़र बन जाए, ऐसा कुछ लोगों का होता रहेगा, बट वो छोटा परसेंटेज होगा। तो जो लोग ऐसे एक्टिव होते हैं, वो कोई ना कोई तरीके तो ढूँढ ही लेंगे। तो उससे डरने में कोई मतलब नहीं है। हमारे पास में 20 अच्छे एक्टिव शॉपी पार्टनर हो, हमारा काम बहुत अच्छा चलता रहेगा, आपका। तो वो रोल में आपको वो ध्यान देना है। कुछ लोग ऐसा करेंगे, थोड़ा बहुत परसेंटेज में ये होता ही है, बट ये होने के ऐसी कोई प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जिसके कारण ये बहुत ईज़िली होगा। तो एक तो सोल सेल होगा, तो प्रो के थ्रू होगा। अ, दूसरा वो जो सेल करना है, तो वो डायरेक्ट वहाँ पे कैसे यानी हमारे इसमें हमने क्या पूरा मॉडल ही अपना है कि इसके थ्रू ही सेल करेंगे, तो हम उसको एंटरटेन भी नहीं करेंगे ज़्यादा। ऐसा सारा है। तो बिल्डर से डायरेक्टली भी कनेक्ट किया, तो बिल्डर यही बोलने वाला है आप सेल्स का पूरा ये मार्केटिंग का ये देख रहे हैं प्रो, आप उनके साथ में बात कीजिए। और उसमें हम आइडेंटिफाई कर पाएँगे कि ये एज़ अ शॉपी पार्टनर किसी से थ्रू आया है वगैरह। उसके क्या मेथड्स होंगे, ये हम टाइम टू टाइम वो डिवाइस करते रहेंगे, उसमें वैसे चेंजेस करते रहेंगे ताकि ऐसे प्रॉब्लम कम होते रहें। बट ऐसा कुछ ना कुछ होता रहेगा। सर वन मोर क्वेश्चन। सर, हेलो, हेलो। इफेक्टिव शॉपी पार्टनर्स हमको उनसे जाके बात करके पता चलेगा। एक तो जहाँ पे फुटफॉल ज़्यादा अच्छा है। नॉर्मल जैसे किराना की दुकान होती है, वहाँ पे फुटफॉल अगर लोगों का अच्छा है, यानी लोग बहुत आते रहते हैं। एक दिन में कितने कस्टमर आते रहते हैं। हमको पता होता है कुछ दुकान जो बहुत चलते हैं, जहाँ पे ज़्यादा लोग आते रहते हैं। कोई भी हो सकता है, जैसे मेडिसिन की दुकान है, वहाँ पे भी बहुत लोग आते रहते हैं। तो जिन दुकानों में बहुत ज़्यादा लोग आते रहते हैं, वैसे जो भी शॉपी पार्टनर्स हैं, वो हमारे एरिया के हमको पता होंगे कौन होते हैं। तो वो होने चाहिए और वो तैयार होने चाहिए हमारा पोस्टर लगाने के लिए, हमें कॉन्ट्रैक्ट्स देने के लिए। वो इतने कॉन्ट्रैक्ट्स देकर अगर उनको साल का जैसे हमने बोला कि 15 से 30 हज़ार तक मिल रहा है, एवरेज में। कुछ लोगों को तो उससे भी बहुत अच्छा मिलता रहेगा। महीने का 8-10 हज़ार उससे भी ज़्यादा मिल रहा है, ये भी पॉसिबल है। तो अगर ऐसा उनको केवल कॉन्ट्रैक्ट्स देके मिल रहा है, तो वो तैयार होते हैं। तो जहाँ पे फुटफॉल ज़्यादा है, ऐसे जो भी दुकान हमारे एरियाज़ में हैं, ये बेस्ट है। सिंपलेस्ट सर, एग्ज़ाम्पल्स जैसे हमने कहा कि नॉर्मल तो सर इस किराना की दुकान, मेडिसिन की शॉप,
कोई छोटे जो मॉल होते हैं लोकल मॉल्स, हुँ, वैसे हुँ। कुछ शायद तैयार हो जाएँ। फ्रैंचाइज़ी वगैरह जो होते हैं वो शायद तैयार नहीं होंगे, उनका कंपनी पॉलिसी अलग होता है। बट जो नॉर्मल लोकल मॉल्स होते हैं, जो खुद का उन्होंने बनाया होता है सुपर शॉपी जैसा, वो तैयार हो सकते हैं। तो इसके थ्रू हमको बेस्ट रिज़ल्ट मिलते रहेंगे। सर बट इसमें जी, लोकल वाले का ऑब्जेक्शन नहीं या आएगा? हेलो? सर, हेलो? सॉरी। इसमें लोकल वालों का सर ऑब्जेक्शन नहीं आएगा क्या? लोकल वाले वो शॉपी वाला ही बोल तय करने वाला है ना। हाँ। यानी हुँ। जैसे अभी बिग बाज़ार है, बिग नहीं सर। बाज़ार वाला तो बिग बाज़ार कंपनी की पॉलिसी से ही करेगा ना। हाँ। बट जो लोकल मॉल है, हाँ, यानी नहीं फॉर जैसे वही फॉर एग्ज़ाम्पल जिस आपने बोला जैसे मेडिकल स्टोर वाला ज मेरे नो पहचान का हुँ, मान लो मेडिकल स्टोर वाला हुँ, है, राइट? तो मैं जी, उसको जाके अप्रोच करूँ कि भाई तू मेरा ये लगा दे ये जो भी अपना जो क्या बोले जी, हमने जी, जी, पोस्टर वगैरह, या बराबर? तो ये जो वहाँ पर लोकल जो ब्रोकर्स वगैरह होते हैं, तो वो उसपे ऑब्जेक्शन उसको नहीं पूछे भाई तूने क्यों लगाया, क्या है ये सब ऐसा? पर ऐसे क्यों ऑब्जेक्शन यानी ऐसा कैसे लेंगे वो? अब मुझे ब्रोकर्स का मेरा तो एक ऐसे डाउट है ऐसा, हाँ, उसका नहीं सही बिज़नेस बात है। मारा जाएगा ना, उसका बिज़नेस वो बोलेगा अरे तू इसने तूने ये क्यों लगा दिया भई? ऐसा हो सकता है ना सर? तो वो उसके लिए मतलब मान लो जो शॉप वाला हुँ, अगर मान लो पहचान का है, नोन है, वो मेरे इसमें फ़ेवर करके लगा भी दिया, लेकिन ऐसे तो लोकल वाला अगर ऑब्जेक्शन उसपे लिया, हुँ। तो इसके लिए फिर क्या रेमेडीज़ हो सकती है? देखते हैं आप उनको जोड़ सकते हैं, आप उनको बोलिए कि मेरा नंबर दे दीजिए, हुँ, आप हुँ। उनसे बात कीजिए, उनको जोड़ लीजिए अगर आप एडवाइज़र हैं तो एज़ अ कनेक्टर जोड़ लीजिए और अगर ऐसे ब्रोकर मिल रहे हैं अपने को जोड़ने को, तो हुँ, आप हुँ। एडवाइज़र बन जाइए फिर जल्दी से। No, that's okay, बट अगर हाँ, he raises objection कि why you are doing this मतलब नहीं since we अभी are here उसका शॉप है भाई, उस शॉप में उसने क्या प्रोडक्ट्स बेचने हैं, वो तो उसका ये है ना लुकआउट। तो ऐसा कोई मैं बिज़नेस क्यों कर रहा हूँ, ऐसा कोई ऑब्जेक्शन तो दूसरा ले नहीं सकता, वैसे देखा नो, जाए नो, तो। नो, 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 मतलब ये जो लोकल वाले आपको पता होगा कि मैं थोड़ा समझ उनका रहा ये हूँ। हाँ, हाँ, तो वैसे अब वैसे हाँ, केस अगर में वो क्या कोई कर ऐसा गुंडा टाइप के आदमी है, तो शायद वो हाँ, प्रॉब्लम हो जाएगा। वही मेरा वही कंसर्न था यस, अगर वो मैं तो हो क्योंकि सकता है। आई नो मैनी शॉप वाला ये वाला बट अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो दैट विल बी अ नहीं तो प्रॉब्लम। क्योंकि नॉर्मली देखिए आप रियल एस्टेट वगैरह के ऐसे लगे होते हैं कई शॉप्स में। ओके, हाँ, लेट्स ट्राई आई विल ट्राई टू टॉक टू यस, देम। यस ऐसे मेरे कई आई नो शॉप्स में वन लगे वन होते हैं, आपको अगर रेंट पे रूम चाहिए तो पूछिए। हम्म, रू रेंट्स रूम ऑन रेंट्स आर रूम्स ऑन रेंट आर अवेलेबल, रूम फॉर वो स्टूडेंट्स आर अवेलेबल। ऐसे तो ये पोस्टर लगे होते हैं कई शॉप्स में। ये इसमें से ही ये वो आइडिया बाद में निकला और जो डेवलप हुआ। ये आप बोल रहे हो ठीक है उसमें मुझे ख्याल है लेकिन अगर हम अगर प्रो का अगर बड़ा बोर्ड लगा आई मीन जो ऐसा पोस्टर लगा के तो उनकी नजर हाँ, में आएगा ये रियलिटी में ही मतलब डील करने वाले हैं तो देन विद दिस वे दे कैन रेज द ऑब्जेक्ट मेरा ये कंसर्न हाँ, ठीक है, देखते हैं ऐसा कुछ हुआ तो तब देखेंगे उसको कैसे जस्ट एक सॉल्व मेरे करते हैं। या, श्योर, गॉट श्योर, इट ना मतलब यू या, गॉट इट आई राइट यस, यस, श्योर, श्योर। so but should we start approaching such kind of शॉप्स वगैरह क्योंकि आई नो सम शॉप लाइक दे कैन वो एग्री भी हो सकते हैं नहीं तो थोड़ा रुक जाइए, पूरा ये ओके है ना हो जाने दीजिए और जब हमको ओके करना है तब करते हैं ना, क्योंकि अभी से ओके बात करके फिर वो नहीं कर पाए तो वो उनको लगेगा अरे इनको टाइम लग रहा है, जबकि हाँ हमको राइट पता है व्हेन टाइम वी लगने आर वाला रेडी है। व्हेन वी आर आज से रेडी देन ओनली आई कैन हाँ, आज से हमको 2 महीना लगने वाला है उनके यहाँ पे पोस्टर लगाने को, तो फिर No, अभी से then बात करके no point. हाँ, No point. हाँ, Right. यस। विष्णु जी Very वही good. ऑटो रिक्शा में हम बोलेंगे, आप ऐसा कर सकते हो आपका नंबर आपने दिया, ऑटो रिक्शा पे ऐड किया उसका, Mm. तो इस विष्णु जी का एक सवाल है वो जो उसका मैं जवाब दे रहा हूँ अभी किशोर जी। Yes, sir. यहाँ पे चैट में उन्होंने डाला है। हाँ, तो हाँ, या स्वप्निल जी ने शेयर किया कि ऐसा होता नहीं है कभी शॉपी पार्टनर पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं लेता है, वो 7 साल से रियल एस्टेट में है, तो वैसा उनका कहना है। मुझे लगता है पर आप भी हैं रियल एस्टेट में पहले से ही, बट आप ऐसे ही पूछ रहे हैं कि अगर हुआ तो क्या करेंगे? या विष्णु जी ऐसा पूछ रहे हैं कि कैन ऑटो रिक्शा बिकम अ गुड मीडियम फॉर बिज़नेस ग्रोथ? यस, उसमें उसमें आप अपना नंबर डाल सकते हैं रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज़ को लेके, तो उससे आपको कॉन्टैक्ट मिल जाएँगे बहुत, बिल्कुल पॉसिबल है। अ, बट वो ऑटो रिक्शा वाला कॉन्टैक्ट लेके आपको नहीं दे पाएगा। तो आपको अपना एक नंबर बनाना पड़ेगा, जो इस बिज़नेस के लिए है और वो नंबर आपने वहाँ पे डाला। हो सकता है सोच के देखते हैं, ये आइडिया भी अच्छा है। इसके थ्रू अगर आपको कॉन्टैक्ट्स मिलते हैं, तो आपके कॉन्टैक्ट्स के ब्रॉडकास्ट लिस्ट में आ जाएँगे, बाद में वो आपको मदद करते रहेंगे। तो Yeah. बिल्कुल ये आइडिया को एक्सप्लोर करते हैं, अच्छा आइडिया है विष्णु जी। We can even या talk to this कार के जो हायर कार ऑन हायर वाले जैसे उबेर उनसे भी बात हुँ, कर हुँ। सकते हैं ना राइट यस, यस, एक पोस्ट एक यस। छोटा सा पोस्टर ही लगा देना उनके पीछे या हुँ, ग्लास पे हुँ। उबर को शायद It's- वो नहीं अलाउ करते हैं उबर, बट हम्म, रिक्शा तो करते ही अदर्स है, यानी ऑफ़िशियली रिक्शा है करते हैं। हाँ, हाँ ओला भी है ना इसमें और हाँ, हाँ, कार हाँ। हाँ वो वी कैन टॉक टू देम
यस, गुड मुझे आइडिया। शायद वो हुँ, पता नहीं ओला उबर करते हैं कि नहीं, बट रिक्शा तो करते ही हैं, ऑफिशियली करते हैं। राइट, राइट। तो हाँ, उनके जो यूनियंस भी होते हैं रिक्शा के, वो वो भी अलाउ करेंगे। उनको वो अलाउ करते हैं उनको, तो कोई प्रॉब्लम राइट, नहीं, ग्रेट, गुड। बिल्कुल। बट ये सारा एक्सपेंस फिर हमको खुद को करना है आगे का। राइट, हाँ, हाँ, या दैट इज़ ओके। या बिल्कुल। गुड आइडिया विष्णु जी, एक्सप्लोर करते हैं आइडिया को। राइट, लोकली इससे अच्छा रिजल्ट मिल सकता है, बिल्कुल। राइट, या वेरी ट्रू, वेरी यस, ट्रू। ओके, यस, ओके, यस। चलिए मुझे लगता है सवाल हो गए अपने। तो थैंक यू ऑल फॉर अटेंडिंग द सेशन। हम रिकॉर्डिंग डाल देंगे जल्दी आज रात में, और आपको कल सुबह तक लिंक मिल जाएगा। तो बिल्कुल, थैंक यू ऑल। सारे सेशन सुनिए, अगर कोई मिस किया तो उसे ज़रूर सुनिए, और इन सेशंस को फिर से सुनते रहिए। थैंक यू सो मच। अ, ओके, गुड नाइट टू यू, गुड डे, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। गुड नाइट टू यू ऑल।